स्ट्रेस हमें डिफरेंट लेवल्स पे कैसे ट्रिगर करता है? औरतों को इतना इमोशनल क्यों कहा जाता है? तुम अपने कजन्स के जैसी नहीं हो, देखो तुम्हारी कज़न क्या करती है। तो वो उसने स्ट्रेस कहीं फील किया होगा, पेट में, सर में, दिल कहीं टूटा होगा, रोना आया होगा। डेली बेसिस पे हम अपने सराउंडिंग में जितनी भी खातीन हैं उनको किस किस्म का स्ट्रेस देते हैं सिर्फ अपनी एक बात करके। लोग मुझे जब क्रिटिसाइज करेंगे कि देखो ये रंग तुम्हारे ऊपर नहीं अच्छा लगा, कितनी कमज़ोर लग रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें। अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो हिप्स में बहुत ज़्यादा पेन जो है वो होता है, क्योंकि हमारा जो हिप्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को स्टोर करता है। ऑल टाइम नेगेटिविटीज़ की दुनिया में रहते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही है। बहन होके भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, माँ होके भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी होके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके साथ इतने ज़्यादा स्ट्रेस और इतने ज़्यादा ट्रॉमास। आई गारंटी कि अगर आप रोज़ाना उठ के 15 मिनट का ये मेडिटेशन कर लें, आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देखेंगे, अपने अंदर भी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया में भी। E+R=O वो पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी, तो फिर से वही जिसको हम कह रहे हैं कि रीवायरिंग ऑफ ब्रेन जो है वो शुरू हो जाएगी, और वो रीवायरिंग जो है वो आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ पुश करना शुरू कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये सोचा था कभी और आज मैं उस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से जो मेजर चीज़ क्रिएट होती है वो है स्ट्रेस, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल है। और सबसे मेजर डॉक्टर ताहिरा रुबाब आपको ऐसी 6 मेजर टेक्निक्स बताएंगी जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकेंगे और उसी के साथ साथ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकेंगे। ये सीखेंगे इस पॉडकास्ट में कि हम अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं और कैसे हम अपनी हेल्थ को डैमेज होने से बचा सकते हैं। आप हमें इस तरह समझाएं कि मर्द और औरत की बॉडी जिस भी तरह डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रेस हमें डिफरेंट लेवल्स पे कैसे ट्रिगर करता है। मतलब औरतों को इतना इमोशनल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि औरतें जो है वो जज्बातियात में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं, जबकि मर्द इस तरह के नहीं होते। मर्द अगर रोएगा तो उसको बुरा माना जाता है, लेकिन औरत अगर रोती है तो उसको सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो मुझे ये बताएं कि ये हमें डिफरेंट तरह से ट्रिगर कैसे करता है। बेसिकली आप कुछ चीज़ों को हमें समझना, अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ह्यूमन बॉडी ही डिफरेंट है, मेन और वेमन दोनों की ही, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत डिफरेंट है। उसमें हार्मोन्स ऑल्दो क्वाइट सिमिलर दोनों में होते हैं, लेकिन जो औरतों के हार्मोन होते हैं वो मर्दों से थोड़े से क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, और मर्दों में मर्दों वाले हार्मोन जिसको खासतौर पे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो मर्दों में ज़्यादा होता है, औरतों में उसकी मिकदार थोड़ी कम होती है। लेकिन होना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास लेवल के ऊपर होना ज़रूरी होता है ताकि उनकी हेल्थ जो है बेहतर रह सके। इसी तरह से जो है वो आदमियों के अंदर जो है वो ईस्ट्रोजन वगैरह जो है वो भी होते हैं, यानी औरतों वाले हार्मोन्स भी होते हैं, मगर उनका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आदमी जो है वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। बट जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का ताल्लुक जो है वो एक्चुअली औरतों के साथ इसलिए है कि हमारे दिमाग में एक चीज़ होती कि वी आर नॉट बॉर्न विद सर्टन थिंग्स। हम पैदा जो होते हैं ना, हम 3 चीज़ें लेके पैदा होते हैं। हमने खाना पीना कैसे, और हमने सोना है। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारी, सिर्फ हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं वो हमारे साथ आती हैं। बाकी सब कुछ इस दुनिया में आके होता है। बाकी सब कुछ हमने इमोशनल होना है, हमने इमोशनल नहीं होना है। 2 कि इसका हमारे जीन्स के साथ ताल्लुक़ ज़रूर होता है, इसका हमारी बॉडी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, माइंड के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। मगर हमारा इन्वायरमेंट जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है वो 80% है। आपके जीन्स से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके इन्वायरमेंट का होता है। सो औरतें क्योंकि इनकी बाय डिफ़ॉल्ट फिजियोलॉजिकली आदमियों से अपने हार्मोन्स की जो है डायमेंशन उसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, और देन उनका ब्रॉटअप हमारे यहाँ पे डिफरेंट है। औरत को इमोशनल इसलिए कहा जाता है कि उसमें इमोशनैलिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा डाले गए, और फिर उसकी ट्रेनिंग इस खतूत के ऊपर होती है कि जी वो इमोशनल हो, और हम उसको सिखाते भी, हम उसको बार बार कहते हैं भी। जैसे अभी आपने कहा कि औरतों का रोना इतना ज़्यादा जो है वो मायूब नहीं समझा जाता, जबकि आदमियों का रोना जो मायूब समझा जाता है। अब ये बाय बर्थ नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बाय बर्थ नहीं है।
यस, औरत बाय बर्थ इसलिए औरत है कि उसकी फिजियोलॉजी इस तरह की है, उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स इस तरह के हैं जो आदमियों से डिफरेंट है। मोस्टली पार्ट्स सिमिलर, मगर कुछ बॉडी पार्ट्स जो उनके सेक्स को डिफाइन करते हैं ख़ास तौर पे, वो डिफरेंट जो हैं वो हैं, या हार्मोन जो है वो बॉडी में डिफरेंट है। लेकिन जो तरबियत हमारी एक्चुअली हो रही होती है हमारी सोसाइटी में, वो चीज़ों को ज़्यादा डिफ़र कर देती है कि जी क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब औरतें जो हैं, जब आप उनको ये बात बार बार कहते हैं कि ये इमोशनल होती हैं, ये इमोशनल होती हैं, अब हमारे दिमाग में जो हाइपोथैलेमस हमारा इमोशनल एक लिम्बिक सिस्टम जो है, जो बेसिकली हमारी बेसिक चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसको अब रोज़ ये मैसेज मिल रहा है कि औरतें इमोशनल होती हैं, औरतों को ऐसे ही होना चाहिए, वो रोती बहुत हैं, वो चीखती बहुत हैं, वो चलाती बहुत हैं, वो छोटी सी भी बात कर दी उनको नाराज़ हो जाती। बट यू आर डूइंग एट द मोमेंट, आप एक ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं इस तरह से बार बार कह के। अब जब आप उसको बार बार कह के डेवलप करेंगे तो ह्यूमन माइंड ही की डेवलपमेंट ही ऐसी है कि वो जो आप उसको सिखा रहे हैं उससे डिफरेंट नहीं हो सकता कभी भी। जो आपने उसको सिखाया है वही बाहर भी आ रहा होगा, उसका आउट प्रोडक्ट भी वही होगा। सो हमने जो औरतों को ज़्यादा हमने सिखा दिया है वो ये है कि जी वो इमोशनल हैं। अब इसी को अगर आप दूसरी जगहों पे, दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाएंगी जहाँ पे इमोशनल, वहाँ पे भी हैं औरतें, लेकिन वो मर्दों के बिल्कुल शाना बशाना चीज़ों को कर रही होती हैं। वो ट्रक्स चलाती हैं, वो दुकानें अपनी चलाती हैं, वो बहुत कुछ ज़िंदगी का चला रही होती हैं। इमोशंस उनके भी हैं, मगर उनकी ट्रेनिंग जो है वो हमसे डिफरेंट हुई है। दैट इज़ वाई वो थोड़ी सी इमोशनल मैनेजमेंट में हमसे बेहतर हैं, हम उतने बेहतर नहीं हैं। सो जो इमोशनल होना या ना होना, जो इट रिलेट्स टू योर ट्रेनिंग, ब्रेन आदमी और औरतों दोनों का ही, मगर जब आप किसी एक इंसान को, दोनों का एक जैसा, बट जब किसी एक इंसान को आप ये बार बार कहेंगे कि ये तो इमोशनल है, ये तो ऐसी बात पे नाराज़ हो जाती है, ये तो इसको कुछ भी कह देना तो ये माइंड कर जाती है, इसको कुछ भी कह दो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ हाउ वी आर डेवलपिंग द ब्रेन एक्चुअली, कि क्या हमारी पर्सनैलिटी इस चीज़ के ऊपर बिल्ड हो रही है। अब आदमियों को हम किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं कि आदमी तो रोते नहीं। छोटा बच्चा, जब इवन 2-3 साल का बच्चा, लड़का जो होता है, जब उसको थोड़ी बात, 3 साल का बच्चा थोड़ा सी बातचीत करना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर देता है, आपकी मिमिक्री करना शुरू कर देता है, जो आप उसको कहते हैं वो बताता है। उस बच्चे को भी आप कह रहे थे कि देखो तुम लड़के रोते हो अच्छे नहीं लगते, बी अ मैन, बी बॉय, तुम लड़के हो। अब आपने उसको सिखाना शुरू किया, उसको तो नहीं पता था कि लड़के नहीं रोते, वो तो 3 इंस्टिंक्ट्स लेके साथ पैदा हुआ था, जो लड़की में भी थी लड़कों में भी थी, ठीक है। तो वो आपकी सोसाइटी ने बेसिकली ये उसका पर्सनैलिटी जो डिफरेंस, बिहेवियरल डिफरेंस जो आया है, वो एक्चुअली आपकी सोसाइटी ने उसको टेम किया है। अब जहाँ तक क्या ये ताल्लुक है कि क्या ब्रेन में वही फंक्शंस होते हैं औरतों के भी जब उनको कोई बात हिट करती है, और मर्दों के भी वही ब्रेन फंक्शंस होते हैं? यस, वही फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं, वही ब्रेन का हिस्सा जिसको हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं वही एक्टिवेट होता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है एक्चुअली? दैट फर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट। आप इसको रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं? मुझे एक बात हिट कर गई और मैं एक लड़की हूँ, तो मैं उसको रो के रिस्पॉन्स करूँगी, क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग है। मुझे और बताया ही नहीं गया कोई तरीका कि इसको और तरह से भी हैंडल किया जाता है, इसको और तरह से भी रिस्पॉन्स किया जाता है। मुझे यही सिखाया गया कि लड़कियां रोती हैं, लड़का क्या करेगा उसी तरह की चीज़ को। हो सकता है कि वो रोना चाह रहा हो, मगर सोसाइटी में क्योंकि उसको एक्सेप्टेड नहीं है उसका रोना, तो वो नहीं रोएगा, उसको अपने अंदर ही रख के इंट्रोजेक्ट कर जाएगा। और उस इंट्रोजेक्शन को फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम कहते हैं कि ये आदमी जो है, ये इनको तो महसूस ही नहीं होता कि फीलिंग्स क्या होती हैं, यही कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं, इसको तो महसूस, क्योंकि आपने ट्रेन ये किया है। जब आपने ट्रेन एक आदमी को किया है, इंसान को ट्रेन नहीं किया, तो फिर हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि वो आपकी फीलिंग्स को समझे भी, उनको रिस्पॉन्स भी करे, बिकॉज यू हैव नॉट अलाउड हिम टू एक्सपीरियंस दिस। सो ब्रेन फंक्शंस आर द सिमिलर, व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस, इट्स द रिस्पॉन्स, कि हर चीज़ को आप रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो। यस, औरतें क्योंकि ट्रेन इस तरह से हैं तो वो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा फील कर लेती हैं। अब वो छोटी बातें जो हैं, इस पे डॉक्टर ताहिरा रुबाब, मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आ गया, E+R = O, इवेंट, रिस्पॉन्स एंड आउटकम। तो आपका भी यही मकसद है कि जिस तरह का इवेंट होता है और फिर जिस तरह का हमारा उसके ऊपर रद्द अमल होता है, वही हमारा आउटकम बन जाता है। और वो ट्रेनिंग से है, वो ट्रेनिंग से। देखिए इवेंट क्या है, जो कुछ भी, मतलब आदमी और औरत दोनों को हम क्रिटिसाइज करते हैं,
आदमी और दोनों जिंदगी के मोरलेस सिमिलर इवेंट्स को फेस करते हैं। कहीं कोई चीज़ें कुछ डिफरेंस हो जाती हैं, जिसमें औरत का बच्चा पैदा करना और आदमी का बहुत ज़्यादा काम करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। कुछ मेजर इवेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट है, मगर मोरलेस सिमिलर चीज़ें होती हैं। अब इवेंट कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट इन योर हैंड। आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते। कोई भी इवेंट, मतलब बाहर धूप निकली आपके हाथ में तो नहीं है, बाहर बारिश हो रही है आपके हाथ में नहीं है, आप अपने ऑफिस से लेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, आपके हाथ में नहीं था, मगर उससे पहले थोड़ा सा आपके हाथ में ज़रूर था। ये जो सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, वी कॉल देम इवेंट्स हैं। ये सारी वो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है। हाथ में क्या चीज़ है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, जो सब कुछ बदल देता है। हमारे हाथ में आर है हमारा। यस, हमारे हाथ में आर है। रिस्पॉन्स और रिएक्शन, रिस्पॉन्स और रिएक्शन। रिस्पॉन्स और रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? थ्रू योर ट्रेनिंग। आपने क्या अपने बच्चे को आपने क्या सिखाया, आइदर मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय, आपने उसको क्या सिखाया कि उसने किसी भी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, रो के या उसके बारे में कोई बात करके, एक्सप्रेस करके। जो आपने सिखाया वो वही पूरी ज़िंदगी उसको अप्लाई करेगा। अब जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आउटकम डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है फेवरेबल हो, आपको उतना स्ट्रेस ना हो, आप उतने एंग्जाइटी में ना जाएं, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो जाए, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, उसको जो है वो फेस करना और मैनेज करना, और अनहेल्दी आउटकम्स जो हैं वो आ सकते हैं। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ जो है वो ख़राब हो जाए। सो वी रियली नीड टू लर्न रिएक्शन और रिस्पॉन्स। इनमें चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, और ये लर्नड हैं। फिजियोलॉजी दोनों की सेम है, बस जो हमारी चीज़ इफेक्ट करेगी वो हमारा रिस्पॉन्स और रिएक्शन। यस, एग्जैक्टली। ये हमने ट्रेन करना है। एक्चुअली जो हमें सिखाना है वो रिस्पॉन्स है और रिएक्शन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिएक्शन के लिए भी ट्रेन होते हैं, और उनका रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है बेसिकली। अब लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें बड़ा सोचना पड़ जाता है। लोगों अक्सर मैं जब ट्रेनिंग्स करवा रही थी तो लोगों को कहूँ ना कि अच्छा आप रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें या सीखें इसको, तो कहेंगे मैडम उसमें तो दिन लग जाएंगे। रिएक्शन तो आप फ़ौरन प्रॉम्प्टली दे देते हैं ना, फ़ौरन एक चीज़ हुई और आपने वो दे दिया, क्योंकि आप ट्रेंड हैं उसके लिए। आप रिएक्शन के लिए भी ट्रेंड हैं और आप रिस्पॉन्स के लिए भी आपकी ट्रेनिंग है। चॉइस इज योर्स। बट तो अगर यानी हम अपने ब्रेन से पॉजिटिव वे में कोई रिस्पॉन्स करना चाहें तो इसकी भी हम अगर थोड़ी प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी से लेकर चलें तो हम इस चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं कि हमने रिस्पॉन्स कैसा देना है, ताकि हमारे पास जो आउटकम आए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव आए, बहुत पॉजिटिव आए। यस, इकरा एक बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम अपने आप को बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को हमारी इसी बात के ऊपर उनको लगता है कि अब ये तो हमारे साथ ही है, हम ऐसे ही हैं, नेचर का पार्ट है, हम चेंज नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू वन ट्रूथ वेरी फ्रैंकली, एवरीथिंग व्हाट वी आर टुडे, आप और मैं और पूरी दुनिया, हम जो कुछ भी करें दैट इज लर्नड, सीखा हुआ है। दैट इज लर्नड। आप सही कह रही हैं कि जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सीखी गई हैं, लेकिन लर्निंग को अनलर्निंग करना या लर्न को अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। एक खाली दिमाग में कोई चीज़ डालना बहुत आसान है, लेकिन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है उसको अनलर्न करना और न्यू तरीके, न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू किस्म की टेक्निक्स को अपने माइंड में डालना वो बहुत मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल, ये आपने तकरीबन 95% लोगों की बात कर दी है कि नई चीज़ों को सीखना बहुत मुश्किल है। यस, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नई चीज़ें आपने सीखनी है और किसी भी आई एम चैलेंजिंग हियर वट एवर देयर इज़ एंड यू वांट टू चेंज इट, आप उसको 45 डेज़ के अंदर चेंज कर सकते हैं। दैट थिंग कैन बी पार्ट ऑफ यू। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हमारी विल, हम चाहते हैं या नहीं चाहते, ये पहली कुंजी है। आपको 80% लोग मिलेंगे जो कि चाहते होंगे कि वो चेंज हो जाएं, चेंज नहीं होंगे क्योंकि उनके पास वे नहीं है। दूसरी चीज़ होती है रास्ता। मैं क्या ऐसी मेथडोलॉजी, ऐसा क्या तरीका इस्तेमाल करूं जो मुझे सही डायरेक्शन की तरफ ले जाए और मैं चेंज हो जाऊं। अब तीसरी चीज़ जो है प्रैक्टिस है।
हम बड़े शौक से डाइटिंग शुरू करते हैं, हम बड़े शौक से जिम शुरू करते हैं, हम उसको कर नहीं पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, प्रैक्टिस नहीं करते। जो भी चीज़ें, जैसे अभी हमें सुनने वालों ने कहा होगा कि मैंने तो कहा 45 डेज में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो लोग आगे कहें डॉक्टर साहिबा मैं तो करता रहा, हुआ नहीं चेंज। यस, बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस दैट थिंग विद द फोर्थ एलिमेंट, कंसिस्टेंसी। अब होता क्या है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आती, पहली कोई भी चीज़ जो होती है वो थॉट के लेवल के ऊपर काम करती है, मतलब वो दिमाग में एंटर हुई, दिमाग का जो एक ख़ास हिस्सा उस चीज़ के लिए बना हुआ है वो एक्टिव हो गया, आपका थॉट ने आपके बिहेवियर्स बनाना शुरू किया और उसके साथ आपके इमोशंस को क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि हमारा थॉट ही अगर ये है कि जी मैं मुझसे नहीं होना, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होना, मैं नहीं, अब आप अपने दिमाग को बार बार यही थॉट दिए जा रहे हैं। ब्रेन को जो थॉट मिलता है उसके अंदर उसकी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, उसकी यानी उसकी रीवायरिंग हो जाती है, और कोई चीज़ जो हम उसको बार बार कर रहे होते हैं उतनी ही दफा वो पक्की हो जाती है, उतनी ही पक्की होती जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, जितना हम रेनफोर्स कर रहे होते हैं। यस, जितना हम उसको बार बार करते हैं वो ऑटो पे लग जाता है, हमारा वो थॉट और वो बिहेवियर ऑटो पे शिफ्ट हो जाता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, वो चीज़ हो जाती है। अब जब हम नया बिहेवियर सीखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक दिन में हो जाए, एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी एक वायरिंग हुई है, आपने उसको चेंज करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। और जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ब्रेन को आपने बार बार वो थॉट, वो बिहेवियर एक्सपीरियंस करवाना है जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। जब वो बार बार ब्रेन को स्ट्राइक करेगा तो ऑटोमेटिकली दोबारा से रीवायरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी आपके ब्रेन की, और आपका बिहेवियर जो है वो स्विच हो जाएगा। वट एवर वी आर टुडे, एक और मैं आपको फैक्चुअल चीज़ बताना चाहूँगी इसी से रिलेटेड, जो है आपका ब्रेन आपका स्लेव है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन, जबकि हम इसको कंट्रोल करते हैं, हम इसको डेवलप करते हैं, हम इसको सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मेरे लिए कारआमद है और क्या मेरे लिए कारआमद नहीं है। जब अगर मैं अपने ब्रेन को ट्रेन ही एक नेगेटिव चीज़ के लिए करता रहूँगा तो उसमें पॉजिटिविटी तो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ब्रेन फैंटेसी और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता। उसके लिए हर चीज़ जो है वो रियल होती है, जो भी चाहे आप इमेजिनेशंस में सोच रहे हैं और जो आप रियल अपनी दुनिया में देख रहे हैं। सो उसका फैंटेसी और रियलिटी का फ़र्क जो है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप लोग मेडिटेशंस करें, आप लोग जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज़ करना शुरू कर दें। बहुत सारी रिसर्चेज इसके ऊपर पड़ी हुई हैं कि वो चीज़ जिसको आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, आप उसको ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। सो विजुअलाइजेशन कैसे होगी? जब थॉट आएगा, जब आप उसको अपने दिमाग को बताएंगे कि अच्छा ये गाड़ी मैंने लेनी, अब आप उस गाड़ी की पूरी डिस्क्रिप्शन अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं, काले रंग की होनी चाहिए, इंटीरियर ये होना चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए, और उसके ये अंदर इस तरह का साउंड सिस्टम जो है वो लगा होना चाहिए। यू आर गिविंग द थॉट्स और पिक्चर बनती जा रही। अब जब वो पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी तो फिर से वही जिसको हम कह रहे हैं कि रीवायरिंग ऑफ ब्रेन जो है वो शुरू हो जाएगी, और वो रीवायरिंग जो है वो आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ पुश करना शुरू कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये सोचा था कभी और आज मैं उस पॉइंट के ऊपर खड़ा। दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स एक्चुअली। आप इसको जो कुछ दे देंगे ये आपको वही वापस करेगा। सो चॉइस इज योर्स कि आपने इसको देना क्या है। अच्छा, इसी में होता क्या है, जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर औरतों का अलमिया है, वो क्या करती हैं कि वो ऑल टाइम ये सोचती रहती हैं कि मैं तो अच्छी नहीं लग रही, ओ मैं मोटी क्यों हूँ, मैं लंबी क्यों हूँ, मैं काली क्यों हूँ, मैं तो, मेरी तो बात नहीं सुनी जा रही, मुझे तो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। मतलब इस तरह की चीज़ें जब हम बार बार रिवायरिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। आपने बड़ी अच्छी बात की है अभी कि औरतें जब हम उनको ये बात बार बार बता रहे होते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ या खूबसूरत नहीं हूँ, आप देखें कि औरतों को सबसे पहले आप अप्रिशिएट किन चीज़ों पे करते हैं? ब्यूटी पे सबसे पहले आप करते ही ब्यूटी पे। ओ तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी है। यस, ठीक है। आपने कभी उसकी जहानत पे उसको अप्रिशिएट किया? वो सेकेंडरी थॉट्स हैं, वो बहुत बाद में आते हैं, बहुत काम आता है। कभी आपने उसको काम पे अप्रिशिएट किया? सिर्फ ब्यूटी पे। अब जब आपने मेरी एग्जिस्टेंस को मेरी ब्यूटी के साथ जोड़ दिया है, वट एवर एफर्ट्स आई एम पुटिंग दे आर सेकेंडरी, और मेरी ब्यूटी फर्स्ट है, तो इसके ऊपर निकला हुआ पिंपल भी मेरी सेल्फ एस्टीम को
Down नीचे कर कर देगा। हम्म। मैं मतलब अगर आज मैं अच्छा तैयार होके आई हूँ और मुझे लगे कि मुझे किसी ने ना देखा, ना मुझे अप्रिशिएट किया, तो मेरे दिमाग में जो मेरा एक मैकेनिज़्म है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिसमें हमारे इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही, वो बेसिकली कंफ्यूज, क्योंकि आप उसके अंदर नेगेटिव, आप मुझे किसी ने अटेंड ही नहीं किया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तो मैं कैसे अपने आप को बता दूं, रीइंफोर्स नहीं हुई मेरी चीज़ें कि मैं ठीक लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। सो बेसिकली जब आपने एक इंसान के दिमाग में उसकी एग्जिस्टेंस जो है उसकी ब्यूटी के साथ जोड़ी हुई है, तो वो हर वक्त अपने आप को इसके इर्द गिर्द क्यों ना रिवॉल्व करे। आप देखें कि आपने शादी खूबसूरत औरत के साथ, बच्ची देखने जाना है प्यारी, गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, आपने सिर्फ खूबसूरती उसका एक म्यार रखा है, और उस खूबसूरती को औरत ने अपनी सेल्फ इस्टीम के साथ जोड़ लिया है। सेल्फ इस्टीम का मतलब ये है कि लोग मुझे कितना अप्रिशिएट, मैं लोगों की नज़र में कितना अच्छा हूँ, मेरा इमेज लोगों की नज़र में किस तरह का है। अब जब मेरा इमेज लोगों की नज़र में, जब लोग मुझे तारीफ़ करेंगे, मैं लोगों की नज़र में अच्छी होंगी, तो मुझे अपना इमेज जो मेरी सेल्फ इमेज लोगों की नज़रों में है वो अच्छी होती जाएगी, तो मेरी सेल्फ इस्टीम भी जो है हाई होती जाएगी। मगर जब मुझे लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया और मैंने अपनी सेल्फ इस्टीम को सिर्फ लोगों के साथ जोड़ा हुआ है, तो फिर मैं इन रियल जो है कभी भी खुश नहीं हो सकती, कभी भी खुश नहीं हो सकती। वेरी ट्रू। और जब लोग मुझे जब क्रिटिसाइज करेंगे कि देखो ये रंग तुम्हारे ऊपर नहीं अच्छा लगा, कितनी कमजोर लग रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं? हाँ, बीमार तो नहीं हो, देखो आंखें कितनी सूजी हुई लग रही हैं, फ्रेश डल लग रही हो तुम। आप मुझे थॉट दे रहे हैं जो मुझे स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है। और स्ट्रेस में यूजुअली, क्योंकि अब लड़कियों को आप वो बता रहे हैं जो उनके लिए एक उनका टच मी नॉट वाली साइड है, आप उनकी उस चीज़ के ऊपर हिट कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा। और जब आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव होगा तो आपका कॉर्टिसोल बॉडी के अंदर, जो कि एक स्ट्रेस केमिकल है आपका, वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा जो आपका स्टमक डिस्टर्ब होना शुरू हो सकता है, आपकी नींद ख़राब होनी शुरू हो सकती है, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो सकती है, आपकी आइज़ पे उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, पेन हो सकती है, और यू मे नॉट बी एबल इवन टू टॉक टू पीपल कॉन्फिडेंटली। ये आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल जब एक्टिव होता है तो आप इस तरह की चीज़ें करना शुरू होते हैं। यानी हम हर रोज मतलब डेली बेसिस पे हम अपनी सराउंडिंग में जितनी भी खातीन हैं उनको किस किस्म का स्ट्रेस देते हैं, सिर्फ अपनी एक बात के ऊपर। एग्जैक्टली, एक बात के ऊपर। उनकी बॉडी में कितनी बीमारियां तो हम खुद पैदा कर रहे हैं हर रोज हमारा एनवायरनमेंट। जो चेंज करने की ज़रूरत है, सबसे 2-3 चीज़ें जो हैं जिसके ऊपर पर्टिकुलरली हम जब ये बात करें कि औरतें किस तरह से, ये तो हम एक उसका, और ये वाला स्ट्रेस जो है, जो उसकी खूबसूरती वाला स्ट्रेस है ना, इट इज़ एट होम, घर पे भी है, ये ऑफिस में भी नज़र आता है, ये यूनिवर्सिटी में भी नज़र आता है, कॉलेज में भी नज़र आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं वो, उनके साथ लोगों का रवैया क्या होता है, और जब जो थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं, एवरेज होती, उनके साथ लोगों का रवैया कितना ज़्यादा, किस तरह का जो है वो होता है। जब आपने अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड बनाया है तो ब्यूटी ही स्ट्रेस प्रोवोक करेगी हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपने हमारी वैल्यूज़, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, हमारा मेल जोल, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बनाया होता तो हम उसके लिए परेशान होते हैं। वेरी ट्रू। हम उस पे काम करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि हमारी बहुत सारी लड़कियां जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, नहीं अच्छी। हमारी बहुत सारी लड़कियां जो है कम्युनिकेशन में क्या है, नहीं अच्छी। इमोशनल मैनेजमेंट में क्या है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब हम कहते हैं कि वो इमोशनल है, मगर उनके इमोशनल इतने अपने ही प्रॉब्लम्स हैं कि वो अच्छी नहीं है, हम क्या उनको रहे इमोशनल बीइंग्स हैं। तो आपने फोकस कहीं और रखा हुआ है, आपका फोकस सही जगह के ऊपर नहीं है। जब फोकस आपका ठीक जगह के ऊपर होगा तो डेफिनेटली औरतें इनसाइड आउट खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगी। फिर औरतों की खूबसूरती जो है वो आपको उतनी मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपको ये मैटर करेगा कि हाउ शी इज़ एज अ पर्सनैलिटी, हाउ शी इज़ एज अ ह्यूमन बीइंग, वो अपने अंदर कितनी कंप्लीट और कितनी खूबसूरत है। ये फोकस हमारी बच्चियों की ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए, और हर उस औरत को ये फोकस करना चाहिए कि मेरी खूबसूरती जो है वो मुझे डिफ़ाइन नहीं करती, मेरी शक्ल सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, या मेरा बॉडी फिगर सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई एम इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल एज एन ह्यूमन बीइंग। और मेरे अंदर जो मेरी इंटेलिजेंस है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेरी खूबसूरती इम्पॉर्टेंट है। बट ये आएगा कैसे जब लोग ये नहीं बताते।
बिल्कुल सही, जब आप बिल्कुल दिमाग में हर चीज़ को खूबसूरती के साथ रीइंफोर्सिंग, जो हमारा रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है हमारे दिमाग के अंदर, वो सिर्फ खूबसूरती के साथ जुड़ा हुआ है, वो अचीवमेंट्स के साथ तो जुड़ा ही नहीं है। और हम इसलिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा खूबसूरती के ऊपर करते हैं, और हम हम पैसे भी गोल्स लगाते हैं। नहीं बनाते अपनी नहीं, लाइफ में। बिल्कुल भी कोई, किसी औरतों के गोल सिर्फ खूबसूरत गोल्स होना होता नहीं, है। उनके गोल सिर्फ एक ही है, खूबसूरत हो, कपड़े अच्छी लाइफ पहनना, गुजारो, कपड़े अच्छे पहनो, कपड़े, शादियां करो, हाँ, बच्चे बस हों, दैट बस इज़ इट। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई, और ये गोल बताया जाता है इकरा, हर लड़की को जब इवन वो 2-3 साल की होती है तो उसके कानों में ये बातें डालना शुरू कर देते हैं और बच्चियों को ये चीज़ें सिखा दी जाती। तो जैसे हमने अभी कहा कि एवरीथिंग इज़ लर्न्ड, तो फिर आपने मुझे जो सिखाया है, आप मुझे उससे डिफरेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेरी ट्रू। डॉक्टर ताहिरा रुबाब, इसी में मेरा एक सवाल और है। आपने अभी एक बात बोली कि जब हम इतना ट्रिगर कर रहे होते हैं ना किसी भी ह्यूमन बीइंग को, वो बेशक मर्द हो, वो बेशक औरत हो, तो उसकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, Yes. जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन और है कॉन्टिन्यूस रिलीज होता और है हमारे कॉन्टिन्यूस माशरे रिलीज में। होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की बीमारियां हमें हिट करती हैं। करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे नहीं पता स्ट्रेस किस तरह ट्रिगर होता है, चलो कुछ बातें हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर्स हैं, इट्स ओके, लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारी ब्रेन में ऐसा प्रोसेस क्या हो रहा होता है, ब्रेन के किस पार्ट को हिट करती हैं वो बातें, और फिर किस तरह हमारा वो जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आती हैं। मुझे वो प्रॉपर मैकेनिज्म, उसकी फिजियोलॉजी समझनी है कि स्ट्रेस ट्रॉमा किस तरह ब्रेन में एक्टिवेट होता है। देखिए, हमारा जो एक्चुअली सारा सिस्टम जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है वो होता है लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारे इमोशनल, जितनी भी हमारी इमोशनल मैनेजमेंट होती है ना, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम होता है हमारा, वो होता है हमारे हाइपोथैलेमस का। वो एक सेंटर है जो कि हमारी इमोशनल मैनेजमेंट और इमोशनल चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहा है। देन हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक सिस्टम जो आता है, जो हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है बेसिकली, वो तो दो ही चीज़ों के ऊपर काम करता है, आइदर उसने फाइट करना और फ्लाइट करना है, यानी वो लड़ेगा या वो फेस करेगा चीज़ों को, ठीक है। जो कि नॉर्मली अगर हम ये बात करें कि जब भी आपका कोई स्ट्रेस प्रोवोकिंग सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप अब फिर हमारा, क्योंकि बिहेवियर क्या है, मेरा स्ट्रेस को डील करने का बिहेवियर क्या बताया हुआ, मुझे क्या बनाया गया है। अगर किसी भी इंसान को कोई खौफ में डालने वाली चीज़, कोई खौफ वाली न्यूज़, डराने वाली चीज़ें, स्ट्रेस क्रिएटिंग चीज़ें जो हैं जब उसको बताई जाती हैं, जो उसके वीक पॉइंट्स हैं, जब उनको हिट किया जाता है, तो हमारी बॉडी में हमारा जो फाइट और फ्लाइट वाला मोड जो है वो एक्टिव हो जाता है कि मैंने इसको फेस करना है या नहीं करना, जो हमारा ब्रेन है उसमें। और जब ये फाइट फ्लाइट मोड एक्टिव होता है, उससे हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आ रही होती है? कॉर्टिसोल वगैरह जो है वो आपका हाई होना शुरू हो जाता है बेसिकली। आपका स्ट्रेस, क्योंकि आपने ट्रिगर कर दिया अपने स्ट्रेस वाले जो आपका बॉडी में ब्रेन में जो मैकेनिज्म है उसको आपने ट्रिगर कर दिया, उसमें आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ज़्यादा ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग जो हैं, अगर तो वो ट्रेंड हैं कि वो अपने आप को काम कर सकते हैं, तो वो कॉर्टिसोल के लेवल को नीचे ले जाएंगे। अच्छा, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता, हमें नजर नहीं आ रहा होता। कुछ ऐसी चीजें हैं, सिम्टम्स ऐसी क्या है कि हमें फौरन से पता चल जाए कि अब जो है ना हम पीक पे जा रहे हैं, मतलब ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन बहुत आगे चला गया। जैसे हमने अभी पहले बात की कि हो सकता है कि आपकी स्किन के चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। बड़े कॉमन होते हैं औरतों को, सबसे ज्यादा उनकी स्किन इफेक्ट होती है जब वो स्ट्रेस में जाती हैं, उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड्स खराब होना शुरू हो जाते हैं उनका जो है, अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो रहा हो तो बेली फैट जो है वो बहुत ज्यादा लोगों का को नजर आएगा। स्ट्रेस के नतीजे में बहुत सारे लोगों का बेली फैट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता है। यस, और तभी ज्यादातर हमारे बहुत ज्यादा कम्युनिटी का बेली फैट है। यस, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपका स्टोर हो गया हुआ सारा, जो कॉर्टिसोल लेवल आपका इंक्रीज हुआ था, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में उसने हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और जिसकी वजह से आपका बेली फैट जो है रेजिस्टेंट हो जाता है और आपके बॉडी में पड़ा रहता है, और आपका बेली उसी तरह से आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बट इट इज नॉट गोइंग। अच्छा, उसके अलावा जो आपको टांगे जो आपकी ट्रैम्बल कर सकती हैं, उनमें पेन हो सकता है, लोअर लेग्स में खास तौर पे। कुछ लोगों को हिप्स में बहुत ज़्यादा पेन जो है वो होता है, क्योंकि हमारा जो हिप्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को स्टोर करते हैं। सबसे इमोशनल, यस, हमारे इमोशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे हिप में जो है वो फील होते हैं, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया ये चीज़ हमें पता ही नहीं कभी। एग्जैक्टली, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं और हमारी बैली में स्टोर होते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो फील कर रहे होते हैं बॉडी के लेवल के ऊपर। अब ये कुछ होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को स्ट्रेस की सूरत में आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम एंग्जाइटी अगर किसी को हो जाती है, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस अगर आ जाता है तो लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल हैम्पर कर जाता है, ये पकड़ लेता है।
इसी तरह से जो है लोगों को कॉन्टीन्यूस हेडेक्स जो हैं वो रहना शुरू होती हैं, और वो हेडेक्स जो हैं वो उनको यहाँ पे ख़ास तौर पे फील होती हैं, एंड देन गोज़ इनटू यहाँ पे आपके नेक के जो मसल्स हैं और यहाँ पे आपके शोल्डर्स जो इनके अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाती हैं, और पेन वो मसलसल रहता है आपको बहुत, अनटिल अनलेस आप इसको काउंटर कर देते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएगी, भूख डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएगी, आइदर कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रेस में लोगों की नींद कम होती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये दोनों ही रिस्पॉन्सेस जो हैं वो हो सकते हैं। इसी तरह से लोगों की जो खाने की हैबिट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा खाना जो है वो खा सकते हैं। बहुत कम होने की सूरत में आपको उनका जो रैपिड वेट लॉस है वो नज़र आना शुरू होता है, और जिन लोगों को स्ट्रेस ईटिंग की आदत होती है उनका वेट हमें बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उनका कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता, उनको स्ट्रेस क्रेविंग्स हो रही होती हैं और वो खा रहे होते हैं बेसिकली। सो बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रेस को बॉडी लेवल पे फील करते हैं, और कुछ लोग जो हैं स्ट्रेस को वो अपने माइंड के लेवल पे, यानी उनकी जो मेमोरी है वो उनको चीज़ें याद नहीं आना शुरू होंगी। इसी तरह से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो बार बार वो थॉट जो पीछे बग कर रहा था वो बार बार आके आपको हैम्पर करेगा। दिमाग जो है उसमें क्लैरिटी आपको फील नहीं होगी, फॉगी आप फील करना शुरू कर देते हैं। हमारे ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स को स्ट्रेस इतनी बुरी तरह से बहुत बुरी तरह हिट करता है, लेकिन ये फ़र्क करता है कि हर इंसान की बॉडी इफेक्ट हो रही है या उसका माइंड इफेक्ट हो रहा है। ये हर इंसान का अपना अपना जो है वो सिस्टम है। सो बता इसलिए रही हूँ कि हर सुनने वाले को ये समझ आ सके कि उसको स्ट्रेस कहाँ पे हिट कर रहा है बेसिकली। और समटाइम्स हमारे जो बॉडी के वीकर पॉइंट्स होते हैं, मसलन अगर कोई इंसान जो है उसको बचपन में कोई किसी एक चीज़ के ऊपर कोई बीमारी लग गई थी, छोटा जो बीमार हो गया था, अब एवरी टाइम जब कभी वो बीमार होगा या उसका स्टमक बहुत ज़्यादा लूज रहना शुरू हो गया था, बचपन में उसकी ये चीज़ें थी, तो स्ट्रेस जब भी आएगा उसके स्टमक को अटैक करेगा। सो आपका वो बॉडी पार्ट जो कि किसी ना किसी तरह से कमज़ोर रह गया, वो ही ज़्यादा हिट होना शुरू होगा स्ट्रेस की वजह से, वो ज़्यादा टारगेट जो है वो हो सकता है। सो यू रियली नीड टू चेक इन कि अच्छा आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है फील हो रही हैं। अब ये तो हमारा जब स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल जो है वो एक्टिव हो जाता है तो हमारी बॉडी इस सारे प्रोसेस को एक्सपीरियंस करती है। कई दफ़ा लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी जो है वो फील होना शुरू होगी, जैसे चेस्ट जो कंजेशन फील हो कि यहाँ पे बहुत बोझ है, बहुत सांस नहीं आ रहा, तकलीफ है, अजीब सी, तो वो तो वो ये भी एक चीज़ जो है वो लोगों को हो सकती है। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि लोग आम तौर पे जब एक्यूट स्ट्रेस में आते हैं, मतलब आज ही कोई चीज़ें हुई तो आज से उनकी चीज़ें जो है बनना शुरू हुई। बट लेट मी टेल यू इकरा, ये जो सारा कुछ फील हो रहा है ये भी आज नहीं फील हो रहा, ये भी बचपन से चलता आ रहा है, ये भी बचपन से चलता है। सीरियस? yes. कि बचपन से कैसे, मतलब बचपन किस तरह हम जवानी का स्ट्रेस बता सकता है कि हमारी बचपन से ये चीज़ें चल रही हैं? आपने बचपन में बताया होगा ना कि तुम अपने कज़न्स के जैसी नहीं हो, देखो तुम्हारी कज़न क्या करती है, तो वो उसने स्ट्रेस कहीं फील किया होगा, पेट में, सर में, दिल कहीं टूटा होगा, रोना आया होगा। कंपैरिजन। यस, कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं कि बच्चों ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, आपने उनको कहा कि तुम कभी मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते। मतलब स्ट्रेस तो आपने पहले दिन से बच्चे के अंदर इंड्यूस किया है ना, उसको सिखाना शुरू किया, और फिर उसके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस भी उसी तरह से बनना शुरू हुए। वो रोया, वो विड्रॉन हो गया, उसको पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, अकेला छोड़ दिया, यस, आइसोलेशन में चला गया। लाइफ में कभी ना कभी उसने कोई अकेलापन महसूस किया होगा। हाँ, ये बचपन, और फिर वो जवानी में ये सब कुछ हमें वही नजर आ रहा है। जवानी में डिसीजंस भी वैसे ही कर रहा होता है। एग्जैक्टली वही चीज़ें जो आपके बचपन में, जितना अगर आपका कॉन्फिडेंस बचपन में नहीं डेवलप हुआ तो आप बाद में भी नहीं डेवलप कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप इस पर ट्राई करते हैं। अच्छा, इस पे जो एक बहुत मेजर चीज़ है, आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी जिनके बच्चे अभी छोटे हैं कि अपने बच्चों को बीमार ना करें? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले जो है कि आप अपने बच्चों को बीमार इसलिए ना करें कि वो अल्टीमेटली आपका आउट प्रोडक्ट है। अगर आप खुद एक स्ट्रेस्ड इंसान है तो आप यकीनी तौर पे वो स्ट्रेस जो है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। जो अभी हमने सारी अलामात बताई हैं, बच्चे इनको जब अपनी माँओं को देखते हैं कि आज उनको दर्द हो रहा है, आज वो लेटी रही हैं सारा दिन, आज उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि हम ये रिपोर्ट करते रहते हैं, या आज वो रो रही थी कहीं पे, तो बच्चे ये सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करने के साथ साथ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। सो आपने जो चीज़ें करनी, एक तो अपने स्ट्रेस को काइंडली अपने बच्चों के ऊपर इन्फ्लिक्ट ना कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये, अपने बच्चों के सामने अपने बहुत ज़्यादा वो जो उदास शक्लें ना, क्योंकि वो बच्चों के लिए बड़ी ट्रॉमेटिक होती है, अपने माँ बाप को देखना कि वो रो रहे हैं या वो परेशान हैं या वो आज हमसे बात नहीं कर रहे, ये बच्चे के लिए
बहुत बुरा ट्रॉमा है। तो जब बच्चा उसको एक्सपीरियंस कर लेगा तो उसके अंदर जो सैडनेस वाली फीलिंग्स जो हैं वो इवॉक होना शुरू हो जाती हैं। सो पेरेंट्स को एक्चुअली ये चाहिए कि एक तो कंपैरिजन्स अपने बच्चों के ना करें, अपना स्ट्रेस उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट ना करें, उसके साथ साथ जो है उनको छोटे छोटे जो स्टेप्स वो करते हैं उसके ऊपर एप्रिसिएशन ज़रूर देते रहें। एप्रिसिएशन देंगे तो उनका माइंड में रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव रहेगा और उनके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा वी आर बीइंग मतलब हम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, वी आर बीइंग लव्ड, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को जो है वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बच्चा आपके कहने से नहीं सीखता, वो आपको देख के सीख रहा है। सो अपना स्ट्रेस बच्चे पे इन्फ्लिक्ट मत कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर ताहिरा, इसमें मेरा आपसे सवाल है कि अक्सर जब हम किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं अपनी टीनेज में, एडल्टहुड में, तो हम पता है क्या कहते हैं किसी से मिलके, ये ना एहसास कमतरी का शिकार है, ये ना एहसास बर्तरी का शिकार है। ये जो हम किसी को जज करते हैं या किसी के बिहेवियर के बाद अपना एक आउटकम बनाते हैं, तो ये जो हम एहसासात को डेवलप कर रहे होते हैं, तो क्या इसका भी लिंक हमारे बचपन से होता है? इकरा, हर चीज़ का लिंक हमारे बचपन से है। 5 साल जो होते हैं, पहले 5 साल, वो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर्स को ही तो बनाते हैं। उसी में ही तो सब कुछ जो बाद में होना होता है वो तय हो जाता है। और हम उन 5 सालों को बॉदर नहीं करते। बच्चा छोटा है, वो कौन सा समझ रहा है, उसको कौन सा पता चल रहा है, उसका कौन सा पता चल रहा है। तो हम उसी, यही तो बात है, मुसीबत है कि हमारे यहाँ पे पेरेंटिंग जो है वो एक मतलब वो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको, कि शायद पेरेंटिंग तो हमें आती ही, हमें पता ही हमने अपने बच्चे के साथ कैसे, जबकि पूरी दुनिया में इसके ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। क्या आपने एक नई जनरेशन जिसको आपने पालना है, आपने इसको डील कैसे करना है, यू शुड लर्न अबाउट दैट। हमारे यहाँ पे ये बहुत इसका ज़रूरत है, वो नहीं है। फर्स्ट 5 years में आपकी जो पर्सनैलिटी बन जाती है, आप उसको स्कूल में और हर जगह जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो हमारे पीयर्स होते हैं वो भी हमारे ही एनवायरनमेंट में से आए होते हैं। वी आर शेयरिंग द सेम वैल्यूज़, वी आर शेयरिंग द सेम एथिक्स, और हमारे बिहेवियर्स भी सिमिलर होते हैं। तो हम तो पक्के होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे जाके कैसे चेंज होंगे? चेंज तब होंगे जब हमें ये अवेयरनेस आना शुरू होगी कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं, जब एनवायरनमेंट चेंज होगा। इसकी मिसाल इस तरह से दूंगी, जो हर बंदे के लिए समझना बड़ा आसान है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों में लगना पसंद नहीं करते। एनवायरनमेंट है ना, लेकिन हम बाहर जाके बगैर कहे हुए, बगैर किसी के कहे हुए हम क्यों में लग जाते हैं। एनवायरनमेंट, योर एनवायरनमेंट इज़ 80%। आप जो अपने बच्चे को दे रहे हैं वो वही आपको शो करता जाएगा। सो जब आप अपने बच्चे को, इसीलिए हम ये रीइंफोर्स करते हैं कि बच्चों को बचपन से ही मेडिटेशंस के ऊपर लगाइए, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट को बेहतर करने की कोशिश करें, बच्चों की मेमोरी को शार्प करने के लिए उनको ऐसी मेंटल एक्टिविटीज़ करवाएं जिनसे उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो सके, और उनकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी जो है वो कल्केट करने की कोशिश करें थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एक्शंस। और बच्चे को रोज़ाना हग्स दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप याद रखिएगा, जो इंसान जितना ग्राउंडेड होता है उसका स्ट्रेस लेवल उतना कम होता है। और ग्राउंडेड होते कैसे हम? व्हेन वी आर लव्ड इन आवर चाइल्डहुड, व्हेन वी आर एक्सेप्टेड, व्हेन वी आर गिवन रिस्पेक्ट, वो उस वजह से हम ग्राउंडेड होते हैं। जब हमारा अटैचमेंट जो है हमारे अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा होता है, जब हमें पता होता है कि हमारे माँ बाप हमें इस चीज़ पे नहीं जज कर रहे कि मैं अपने कज़न्स के मुकाबले में किस तरह का और किस तरह की हूँ। सो वो चीज़ जो है एक्चुअली हमारे बाद में आने वाले जो स्ट्रेसर्स हम अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं उसको कम कर देता है। अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकी, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ पे नहीं होती, तो इट इज़ नेवर लेट। बच्चियों को ज़्यादातर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। उनको तो सिर्फ कुर्बानी के लिए आपने पैदा किया। कॉम्प्रोमाइज आपको शुरू से सिखाया ही जाता है कि यू आर बोर्न फॉर कॉम्प्रोमाइज। आपने अपने भाई के लिए ये करना है, आपने अपनी बड़ी बहन के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए ये करना है, यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर दैट। तो आप तो अपने आप को कहीं नहीं रखते। अब ये जो अपने आप को कहीं नहीं रखना जो है, इट क्रिएट्स अल्टीमेट अ स्टोरेज, जहाँ पे स्ट्रेस स्टोर हो रहा है, जहाँ पे रिजेंटमेंट्स बन रही हैं। मैं कहाँ हूँ, मेरा सेल्फ कहाँ पे है, वी नेवर लुक इनटू दैट। इसमें भी मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारी हमारी औरतें जो हैं वो ये सोचती हैं मैं कहाँ हूँ। हाँ, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा धंसी हुई हैं, ठीक है, कि मतलब जो घर में रहने वाली औरत है वो ये सोचती है कि यार मेरी लाइफ का मकसद क्या है,
क्या मैं इसी के लिए पैदा हुई थी? क्या मैंने बस यही करना था, सुबह उठ के सबके नाश्ते बना दो, खाने बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो, बच्चों को देख लो? क्या मैंने बस ये करना था? मेरी लाइफ का मकसद क्या ये था? जो बाहर काम कर रही हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही, मैं किस दौड़ में लगी हुई हूँ कि मेरे पास अपने पेरेंट्स लोग के लिए कहते भी टाइम तो नहीं है है ना। ठीक है, मेरे पास अपने पेरेंट्स के लिए हाँ, टाइम नहीं है, हाँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लूँ, मैं वेकेशंस पे नहीं जा पा रही, ठीक है। और मतलब उनका स्ट्रेस लेवल ये है, ठीक है। जो टीन एज में है उनको ये प्रॉब्लम्स है, वो हमारे रिश्ते कैसे होंगे, Yes. हम प्यारी नहीं है, हाँ। हम ऐसी हैं, हम वैसे हैं, मतलब हम ऑल टाइम हाँ। नेगेटिविटीज की दुनिया में रहते हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रही है, बहन होके भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, माँ होके भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी होके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उसके साथ इतने ज्यादा स्ट्रेस और इतने ज्यादा ट्रॉमास। यस, बिल्कुल। कितना मुश्किल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है। एक औरत की ज़िंदगी में समझती हूँ कि और आदमी से जो है ना वो डबल मुश्किल जो है वो है, क्योंकि उससे हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि हमें तो कुर्बानियाँ सिखाई जाती हैं, सेक्रीफाइस, आपने अपना सुकून करना है, आपने अपनी नींद करनी है, आपने अपना खाना पीना करना है। आप दूसरों को खाना पहले खिलाते हैं, खुद खाना खाने से पहले, और जब तक आप दूसरों को खाना देते हैं तब तक आपकी भूख खत्म हो जाती है। हाँ, मैं अक्सर ऐसी लड़कियां मैंने देखी है, सबकी रोटियां बनाती है, अपनी रोटी नहीं बनाती। एग्जैक्टली, मेरा देख के पेट भर गया। बिल्कुल। और ये होता है, ये बहुत कुछ होता है। क्यों? इसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हमें ये लगता है कि ये कुर्बानियाँ हमें मोहब्बत देंगी, हमें दूसरों से मोहब्बत मिलेगी, हम दूसरे हमारी इज्जत करेंगे, दूसरे हमें जो है वो हमारी रिस्पेक्ट के साथ हमें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, लोग हमारा इसी तरह से ख्याल रखेंगे जैसे हम उनका ख्याल रखते हैं। जबकि ये तो हमें सिखाया गया है, ऐसा लोगों को तो नहीं सिखाया गया। ऐसा होता नहीं। यस। और इस वजह से आपका दिल छोटी छोटी बातों के ऊपर टूटता है, औरतों का, और छोटी छोटी बातें उनको 100x के ऊपर जाके हिट करती हैं, जो कि आम शायद लोगों को या आदमी को उतनी हिट नहीं करती। अब वो जो हिट करना है ना, औरत के लिए एक छोटी सी बात उसके दिल में एक छेद होता है। आई मीन इट। जो मतलब अगर उसने आपसे एक्सपेक्ट किया ना कि आप उसको कोई अच्छे बोल आके बोलेंगे, आज आप उसको अप्रिशिएट कर देंगे, उसकी खिदमात को एक्नॉलेज कर लेंगे, उसके लिए आज कोई उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, या आज आप आके उससे कोई अच्छी बात करेंगे, और आपने वो नहीं की, तो हर दिन उसके दिल में एक इमोशनल सुराख होता है। और अल्टीमेटली औरतों की क्योंकि फितरत ये है कि उनको सिखा दिया जाता है कि जब तुम्हें मिल नहीं रहा ना तो चुप कर जाओ, साइलेंट, मंजर से गायब हो जाओ, कहो ही नहीं, बंद कर दो, एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। और औरतें शट डाउन कर जाती हैं, बिल्कुल नहीं कहेंगी आपसे, उम्मीद करना आपसे छोड़ देंगी, बिकॉज रहेंगी उधर ही, एग्जैक्टली रहना उन्होंने वही है, उनके कहीं जा नहीं सकती ना, मजबूरी है। अब जब वो शट डाउन हो जाती हैं तो अब वो कोल्ड हैं, अब आप उनके लिए कुछ भी करते रहें, दैट्स मीनिंगलेस फॉर दैम। सो बेसिकली औरतों को अगर हम कहते तो बड़ी आसानी से कि वो इमोशनल बीइंग्स हैं, मैं ये कहती हूँ कि औरत का इमोशनल होना आपके लिए नेमत है। वो इमोशनल ना होती तो इतने टॉक्सिक आदमियों के साथ ज़िंदगी कभी ना गुजार सकती। आप देखें औरतें किस किस हाल में जो है वो चीज़ें करती हैं, भूखी प्यासी भी रहती हैं, पूरा एक ख़ानदान जो कि ज़िम्मेदारी में नहीं आता, ज़िम्मेदारी में शोहर और बच्चे आते हैं, बाकी सबके साथ तो हमारा इखलास है अगर हम अच्छे पेश आ रहे हैं उनके साथ, मगर उनको पालती हैं, उनके साथ उनकी चीज़ें करती हैं, और हमेशा अनएक्नॉलेज और अनएप्रिशिएटेड रहती हैं। औरत को वो मैनेज करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको तो वो रास्ता दिखाया गया है कि मेरी इज़्ज़त, मेरी एक्सेप्टेंस कैसे होगी जब मैं सबका ख्याल रखूँगी। ये उसको बुरा नहीं लगता, ये वो खुशी खुशी करती है, और ये उसको खुशी देता भी है। उसको बुरा क्या लगता है, उसके दिल में छेद किस चीज़ से होता है, जब वो अनएक्नॉलेज्ड होती है, जब वो अनएप्रिशिएटेड होती है, जब आप उसकी एफर्ट्स को बिल्कुल तुम करती क्या हो सारा दिन। बहुत सारी औरतों को ये सुनना पड़ता है। वेरी ट्रू। तो ये जो चीज़ है ना, बेसिकली दिस इज वेयर शी इज डाइंग एवरी डे, बेसिकली बीइंग मदर, बीइंग वाइफ, बीइंग सिस्टर, इस पे वो मर रही। सो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने वो इमोशनल बीइंग है ना, ये तो समझ आ गई, शुक्र अल्लाह का है कि ये तो समझ आ गई कि वो इमोशनल है, उसके इमोशंस आदमियों से ज़्यादा हैं, तो फिर उसके इमोशंस को समझ के उसको रिस्पॉन्स करना शुरू करें, तो आप देखेंगे स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, औरतें ग्राउंडेड होना शुरू हो जाएंगी। वो जो बात बात पे रिएक्ट करती हैं ना, आपसे शाउट कर लेती हैं, चीखती हैं आपके ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा।
वो इसीलिए कर रही हैं कि दे आर नॉट बीइंग हर्ड, उनको सुना नहीं जा रहा, और वो चाहती क्या है कि बिन कहे समझ लिया जाए। और ये तो हो नहीं पाता, ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, ये हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद भी नहीं हो पाता। ये तो बहुत मुश्किल है। तो वो औरत जो कि कॉन्टिन्यूसली एक ऐसे, सुबह मियाँ ने एक बात कही थी, उसने डिस्टर्ब कर दिया, वो स्ट्रेस पूरा दिन पकता रहा है अंदर, वो उसकी हंडिया चढ़ती रही है, और उसके बाद आके सुनने को क्या मिलता है, तुम तो बस इसी सारा दिन मूड क्या में किया? रहती हो। एग्जैक्टली, तो मैं जब देखो तुम्हारा मूड मूड ऐसा रहता है। अब अनदर थिंग, आपने एक और दफा उसको जो है वो Hit उसकी कर दिया। हीट तेज कर दिया आपने, तो अब वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है और वो पकती रहेगी, और वो सो भी नहीं रही सुकून से, तो स्ट्रेस कहाँ जाएगा? स्ट्रेस क्यों नहीं होना चाहिए उसको फिर। सो ये चीज़ें जो हैं औरतों को, इसलिए जब वो इमोशनल बीइंग हैं, इमोशंस को ज़्यादा फील करती हैं और उनकी नीड है इमोशंस को एड्रेस करना, तो फिर वो स्ट्रेस को भी ज़्यादा फील करती हैं, वो क्रिटिसिज्म को भी ज़्यादा फील करती हैं। वो जब आप उनकी इंसल्ट करते हैं तो वो भी उनको ज़्यादा हिट करती है, जब आप उनका कंपैरिजन करते हैं तो वो भी उनको ज़्यादा हिट करता है, जब आप उनकी खूबसूरती के ऊपर कोई कमेंट पास करते हैं तो वो भी उनको ज़्यादा हिट करता है। सो आपको ये समझना है कि आपने कहना क्या है और किस तरह से करना है कि उसको हिट ना करे, प्रोडक्टिव हो जाएं चीज़ें, बेहतर हो जाएं तरीके से। बट उससे पहले एक और चीज़ आती है इकरा, वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो मैं सब दूसरों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेनिंग इस तरह की है, मुझे सिखाया ये गया है, मुझे ये नहीं सिखाया गया कि तुमने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, तुमने गुड फील करने के लिए, यस, तुमने गुड फील करना है तो तुमने किसी और की तरफ नहीं देखना कि ये मेरी तारीफ करेगा तो मैं गुड फील करूँगी, ये मुझे आज टाइम दे तो मैं गुड फील करूँगी, ये आज मुझे अपनी लव का एक्सप्रेशन दे तो मैं गुड, नो, ये सिखाया ये गया है। मगर जब मुझे ये बताया जाएगा कि मुझे अपने लिए खुद को खुद तैयार करना है और मैंने खुद को खुद खुश रखना है, तो खुद ब खुद चीज़ें नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। और हमारी औरतों की मुसीबत ये है कि दे आर बीइंग टॉट टू लिव फॉर अदर, दूसरों के लिए। अच्छा, इसमें डॉक्टर ताहिरा रबाब कितनी मजे की चीज़ है कि हम जब दुआ मांगते हैं ना, तो हमारी सबसे पहली दुआ क्या होती है? या अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना करें। यस, हम कभी किसी के मोहताज ना हो पैसों वाइज। हाँ। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते या अल्लाह हमारे दिल को भी किसी का किसी पे डिपेंड ना करना। हमें कभी रिश्तों के भी ताबे ना करना। हम रिश्तों से पे भी डिपेंड ना हो अपने, कि हम अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करें, हम अपने ही अंदर हमारी एक जिंदगी हो, हमें किसी की जरूरत ना पड़े कभी भी किसी चीज के लिए, बिल्कुल किसी चीज के लिए भी नहीं, हमें खुश होने के लिए भी किसी की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो मुझसे ये होगा, मतलब मोहताजी को कितनी बड़ी कर्ज समझा जाता है कि हम अल्लाह से ये मांग रहे होते हैं कि अल्लाह सिर्फ अपने लिए रखना, लिए, और लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए, वो पैसों के लिए ना, कि हमारा माइंड सेट ये बना हुआ है कि शायद पैसों की मोहताजी होती है। नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी इज मोर वर्स देन पैसे और एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो वो डिपेंडेंसी तो हमारी क्रिएट की जाती है। सो हर वो खातून जो हमें इस वक्त सुन रही है, मैं उसको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, आपकी इमोशनल हेल्थ आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका स्ट्रेस मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको अपना लुक आफ्टर करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। हर वो इंसान, देखें, आप अल्लाह ताला ने आपको मोहब्बत से गूंदा है और आपके अंदर इमोशंस पैदा किए हैं, मगर आप कब तक वो इमोशंस सिर्फ इस बात के ऊपर रहेंगी कि मैं देती रहूँगी तो मुझे मिलेगा? कभी ऐसा नहीं होगा। अब देना कभी ख़त्म ना करें, लेकिन अपने लिए क्रिएट करना कभी ख़त्म ना करें, अपने लिए पैदा करना स्टार्ट करें। सेल्फ लव, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड करेंगी, अपनी बेसिक नीड्स का, जिसमें खाना पीना सोना है, उसका ख्याल रखेंगी, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगी, मेडिटेशन का ख्याल रखेंगी, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगी। लोगों के दिए गए ताने और तशने जो हैं उनको अगर थोड़ा सा सिर्फ इमोशंस के साथ जोड़े बगैर लॉजिकली डील करने की कोशिश करेंगी तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और जब आप बेहतर होंगी, अंदर से एक पुरसकून खातून होंगी, तो वो ब्यूटी आपकी इनसाइड आउट आएगी। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। वो आप देखेंगे कि वो जो ग्लो आपके ऊपर अंदर के पीस का होगा ना, वो किसी क्रीम से नहीं मिल सकता, किसी सीरम से नहीं मिलना आपको। एक्चुअली वो चीज़ है जो आपने क्रिएट करनी, एंड दैट कम्स विद द सेल्फ लव। मुझे अपने आप की, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और की एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, यस, आई लव टू हैव पीपल अराउंड मी जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वो रिलेशनशिप ज़रूर बनाना चाहती हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आज मुझे किसी ने एक नेगेटिव बात कर दी तो मैंने बस मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल नीचे चला गया और आज सारा दिन, नो।
किसी ने कोई बात की, डील विद दैट थिंग लॉजिकली कि उसने वो बात क्यों की, कैसे की। उसने सिर्फ आपको टारगेट नहीं किया। बिहेवियर को रिस्पॉन्स और बिहेवियर जो है इनके बीच में और फिर आउटकम को थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करें, जैसे जहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी। इवेंट क्या है, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसने आपको निशाना बनाया है। हम ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि किसी ने आपका बिहेवियर एड्रेस किया ना कि आज तुमने खाना नहीं अच्छा बनाया, फ़र्ज़ कर लें ये खाने में नमक ज़्यादा हो गया, ये बात बड़ी कॉमन होती है, तो हम उसको पर्सनलाइज करते हैं। हम उसको कुकिंग के साथ नहीं जोड़ते कि अच्छा आज कुकिंग में मेरे से ये चीज़ जो है वो होगी। हम उसको कहते हैं ओ खाना, मैंने खाना अच्छा ही नहीं आज बनाया, मैं कुछ करने के काबिल नहीं। हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं अपने दिमाग में। अब जब हम ERO की बात कर रहे हैं तो हमें इवेंट तो वही है क्योंकि खाना कभी हो सकता है ख़राब हो जाए, सो व्हाट, लेकिन वो खाना रिस्पॉन्स जो है कि यस हाँ आज शायद नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप बल्कि हम क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, आपको तो मेरे हाथ का खाना बनाया कभी नहीं पसंद आता, आप हमेशा कीड़े ही निकालते हैं। आपकी तो आदत ही बन गई। एग्जैक्टली, एक बात आई, हमने उसको रिएक्शन के साथ जोड़ा, रादर ये आउटकम उधर से भी बुरा आ गया। यस, अब हमने रिस्पॉन्स किया कि यस हो सकता। सबसे पहले हमने ये सुना कि मुझे बात नहीं की गई, ये मेरे खाने को बात की गई है, बिहेवियर के ऊपर या एक स्किल के ऊपर जो है बात की गई है। क्रिटिसिज्म को हैंडल करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है औरतों के लिए, क्योंकि वो उसको अंदर ले जाती हैं अपने दिल के ऊपर। वो दिल के ऊपर लेके जाने की बात नहीं है, वो सिर्फ बिहेवियर तक रखने की बात है, वो आदत तक रखने की बात है, वो उस बात तक बात रखने की बात है जो बात हुई है। आपकी ज़ात को नफ़ी नहीं किया गया, आपकी उस बात को पॉइंट आउट किया गया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यू आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, दैट बिहेवियर हैज़ बीन सब्जेक्टेड। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ वो बिहेवियर, वो बात, और फिर आप जब उस बिहेवियर और बात को समझेंगे तो आप रिस्पॉन्स करेंगे कि हाँ बेध्यानी में आज मुझसे शायद नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, थिंग्स आर सॉर्टेड। अच्छा, इसमें भी बात है ना कि कुछ चीज़ों पे ना हमारे अंदर हमारे सेल्फ डाउट्स हमारे दिल में होते हैं, तभी वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं, बुरी लगती हैं। जैसे अब मैं आपको कह दूं डॉक्टर तायरा रुबाब आपकी नीली आंखें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आपको तो नहीं है नीली तो नहीं है, और आप कहेंगी ना नीली तो नहीं है तो आपको समझ आएगा कि ऐसे ही कह रही है, फेंक रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब आपको कह दूं या कोई मुझे कह दे यार तुम तो ना बड़ी स्टूपिड हो, तुम्हें 10 दफ़ा एक चीज़ समझाऊं तुम्हें समझ नहीं आती, तो अगर तो मेरे अंदर ये डाउट होगा कि हाँ मुझे वाकई बात समझ में नहीं आती, तो मैं उस चीज़ को बहुत फील करना स्टार्ट करती हूँ। देन अगेन ये कहाँ से आ रहा है? ये सेल्फ डाउट आज नहीं पैदा हुआ, बचपन से। यस, ओह माय गॉड, यानी जो चीज़ें हमारे अंदर कहीं ना कहीं है वही हमारी स्ट्रेस की वजह साइकोलॉजी बनती है ही यही जो आपको बताती है। यस, जो कुछ हमने, जैसा मुझे मेरे दिमाग में आपने स्टोर करवाया, ये बेवकूफ़ी बहुत है, इसको बातें नहीं जल्दी समझ आती, इसको 100 दफ़ा एक बात समझा लो फिर भी नहीं समझ आती, तभी ये बुरा लगता है। यस, जब भी ये कहा जाता है तो फिर बचपन से है। अगर आपको बचपन से ये कहा गया है कि आप प्यारी नहीं हो, तो आपको कभी लाइफ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप प्यारी हो। नेवर, क्योंकि आपको सिखा दिया गया है कि आप प्यारी नहीं हो। कुछ रंगों के बारे में कह दिया जाता है, ये रंग तुम ना पहना करो, तुम पे अच्छा नहीं लगता। ट्रू, इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। और ये आप किसी भी लाइफ में कभी भी वो कलर्स नहीं पहनते नहीं, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया है, स्कीमा बना दिया कि ये आपने अपने आप को इमेजिन ऐसे कर लिया, बुरा हो गया। स्कीमा हर चीज जो है वो हम जो भी अपने हमारे इर्द गिर्द की चीजें जो हो रही होती हैं उनकी एक स्कीम बनती जाती है, यानी मैप्स बनते जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर उन चीज़ों के। हम चीज़ों को जोड़ते रहते हैं आपस में, फैक्ट्स को इकट्ठे करते रहते हैं और फैक्ट्स इकट्ठे होकर एक स्कीम बना लेते हैं, हमारे दिमाग स्कीमा बनना शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी इंसिडेंट ऑफ लाइफ के बारे में। सो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं बचपन से जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी हमारे दिमाग में स्टोर होती जा रही हैं। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि कुछ हमारे डार्कर शेडोज़ बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के डार्कर शेडोज़ हैं, जिसमें एक शेडो हमारा ये होता है कि मेरी सेल्फ इस्टीम लो है, मैं अपने आप को उस वक्त तक अच्छा नहीं समझती जब तक मुझे दूसरे अच्छा नहीं कहते, क्योंकि मेरे अंदर ये बात, मेरा ये शेडो है। ठीक है, अब ये शेडो मुझे हर वक्त कवर किए रखेगा until unless I address this and I change it। और ये शेडो आ कहाँ से रहा है? उस स्कीमा से जो आपने क्रिएट किया मेरे इर्द गिर्द, वो माहौल, वो सारी चीज़ें जो आपने मेरे इर्द गिर्द बना दी, तो उसने मुझे इस तरफ जो है वो लीड कर दिया हुआ बेसिकली। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो मैं ये कहूँगी कि येस वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी कि हमारे बचपन में हमें ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं और हम बेहतर हो जाते, बट देन अगेन जैसे हमने शुरू में बात की कि एवरीथिंग इज़ लर्नड, सीखा हुआ है ना, हमें अब अपने आप को बेहतर कर लेना चाहिए। हम अपने ऊपर अब अपने आप को अपनी प्रायोरिटी आज बना लें।
रादर कि आज भी हम पिछले पैटर्न्स के ऊपर ही रहें, पिछले बिहेवियर्स को ही फॉलो करते रहें, तो फिर बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजर जाएगी। वी आर ह्यूमन बींग्स आर टू चेंज। आप खुद कर लें या कुदरत आपको करवाएगी, चेंज आना ही आना है ज़िंदगी में। मगर जब आप उसको खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद लेके आते हैं, तो वो चेंज आसान भी होता है और वो पॉजिटिव भी होता है और आपकी मर्ज़ी का भी होता है। सो इसलिए अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि मेरे ये वाले शैडोज़ मेरी पर्सनैलिटी में है, जिसमें स्ट्रेस एक चीज़ हो जाती है, चीज़ें मुझे फ़ौरन ट्रिगर कर सकती हैं, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस मेरा एक और शैडो है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस जो है फ़ौरन लूज़ कर जाती हूँ, जिसमें मेरी सेल्फ इस्टीम मेरा एक और शैडो है, जब तक लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, हाउ आई लुक माई सेल्फ इन टू अदर्स आइज़, मतलब हाउ पीपल आर टेकिंग मी, हाउ आई एम इन अदर्स आइज़, दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, मेरा मकाम उनकी नज़र में क्या है, ये मुझे डिफ़ाइन करता है। लोग अक्सर ये देखते हैं, जबकि ये एक नेगेटिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ है। आपको अपनी नज़रों में अपने आप को देखना है। आप लोगों की वजह से अच्छे नहीं होते, आप अच्छे अपनी वजह से होते हैं। अगर डॉक्टर ताहिरा रुबाब मैं आपसे कहूँ कि कोई 6 या 7 चीज़ें ऐसी बता दें जिसकी वजह से औरतों की ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाए, तो वो 5 या 6 पॉइंट्स क्या होंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इकरा, चूज़ योर सेल्फ। सबसे पहले प्लीज़ मेरी सारी औरतों से ये गुजारिश है कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी खूबसूरती, आपका होना जो है वो सिर्फ़ इस चीज़ की वजह से नहीं है कि दुनिया में कोई लड़का ही आपको ये आके तसल्ली दे सकता है कि तुम प्यारी, सफेद घोड़े पे आएगा, इन कहानियों से, फेरी टेल से, सिंड्रेला स्टोरी से बाहर निकलना। और ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए, ये भी मैं बता देती हूँ कि ये किन लड़कियों के लिए, ये उन लड़कियों के लिए होता है द वंस हु फील इनसाइड यस आई एम, मैं हूँ, जो अंदर से अपने आप को, बेशक शक्ल उनको पता है एवरेज होगी, बट द इनर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कि यस आई एम, मैं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। उनके लिए शहजादे भी आते हैं बिकॉज यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपकी, अगर आप अपनी रियलिटी ही एक लो कॉन्फिडेंट खातून के तौर पे क्रिएट कर रही हैं, अगर आप अपनी रियलिटी ही एक ऐसी औरत की जिसको अभी आपने जैसे कहा था कि इसको तो समझा लें, कुंद ज़हन है, नहीं समझ आती, अक्सर सासें ऐसे ताने बहुत ज़्यादा दे रही होती हैं, तो फिर यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी अराउंड ऑल दीज थिंग्स। तो फिर आप उसको चेंज कर लें। जो नुस्खा मैं इसके लिए जो मैं अक्सर एडवाइस करती हूँ फीमेल्स को, कि सबसे पहले चूज़ योर सेल्फ, अपने आप को चूज़ कीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू करें। जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ये आपका एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, इट शुड नेवर एंड। हर स्टेज की अपनी नीड्स होती हैं, आपने उन नीड्स को मीट करना होता है। अब आप जिस भी स्टेज के ऊपर हैं, इस स्टेज की नीड्स को अच्छे तरीके से मीट करने की कोशिश करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन जो है ये हम बहुत कॉमनली आजकल ये सुनते हैं और हम भी अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा करवाते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को मराकबे से अक्सर लोग जो हैं वो वाकिफ़ हैं इस लफ्ज़ से, कि मराकबा आप कर सकते हैं, और मराकबा आपको 4 लेवल्स के ऊपर जो है ना वो हेल्प करता है। पहला लेवल, जो हम अक्सर लोगों को लगता है कि मराकबा जो और मेडिटेशन जो है ये शायद सिर्फ स्पिरिचुअली हम करते हैं, नो, ये मराकबा आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है विथ योर हाई पावर्स जो भी आपकी हैं। मराकबा आपको मेंटली अपने आप के साथ कनेक्ट करता है। मराकबा आपको फिज़िकली कनेक्ट करता है, आपकी फ़िज़िकल सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है। मराकबा आपको आपकी इमोशनल सेल्फ के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको 4 लेवल्स के ऊपर, यानी आपकी पूरी बीइंग जो है उससे कनेक्ट करता है। होता क्या है कि इसमें आपने डीप रिलैक्सेशन, हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, कि करनी है। रोज़ाना सुबह उठ के अगर हर औरत अपनी ज़िंदगी में ये शामिल कर ले कि उसने नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट अपने आप को देने हैं। उन 15 से 20 मिनटों में आपने मेडिटेशन करनी है। और स्टार्ट कैसे करनी है? नाक से सांस लीजिए और मुंह से बाहर निकालिए। ठीक है, 15 से 20 सांस लीजिए ताकि आपका बॉडी जो है वो बैलेंस होना शुरू हो। बिकॉज डीप ब्रीदिंग जो है आपकी बॉडी में जितना कॉर्टिसोल पैदा हुआ है, जितनी नेगेटिव एनर्जीज पैदा हुई हैं, उसको सबको स्लो डाउन कर देता है, आपको ग्राउंडेड करता है। यस। और फिर उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करें जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। मसलन अपना हेड टू टो, हर बॉडी के हर पार्ट को जो है आपका ये फोरहेड रिलैक्स हो रहा है, आंखें रिलैक्स हैं, चीक्स रिलैक्स हैं, पूरी बॉडी जो है। और इसके लिए मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है इवन यूट्यूब के ऊपर, डीप रिलैक्सेशन के नाम से ही है, उसको आप सुन सकते हैं। 13 मिनट्स की वो वीडियो पूरा आपको वो गो थ्रू करवा देती है। और जो है अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। और फिर पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स, जो आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बताना शुरू करें। आज मैंने हंसते रहना है,
ये चूज़ कीजिए, आज मैंने अपने लिए ये चीज़ें जो हैं वो करनी है। और अपना खाना चूज़ कीजिए प्लीज़, अच्छा खाना खाना आपका हक है। बचा कुचा खाना खाना ज़रूरी नहीं है कि सब खाना खा जाएंगे, खाना अच्छा खाइए। एंड देन जो है एक्सरसाइज जो है अपनी उसको अपनी रूटीन बनाइए। अपने दोस्तों से ज़रूर मिलती रहा करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि औरतों को आदत होती है लेट आउट करने की। जितना ज़्यादा वो लेट आउट करती रहती हैं उतनी वो ठीक रहती हैं। ये स्ट्रेस मैनेज करने की एक और टेक्निक जो है वो है। एंड देन जो है अब जैसे मेडिटेशन में आपने अपना पूरा दिन प्लान कर लेना कि आज मैंने सारे दिन में करना क्या और कैसे करना है, पैनिक होके या मैंने रिलैक्स है, या आपने डिसाइड करना है, चूज़ करना है मेडिटेशन के दौरान। अब आप मेडिटेशन में कर क्या रहे हैं? एक तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, दूसरा आप जैसे हमने कहा कि आप जो देख सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इमेजिनेशंस कर रहे हैं कि आज का पूरा दिन कैसे गुजरा। आपका माइंड ट्रेन हो रहा है, आपकी बॉडी ट्रेन हो रही है। दोनों चीज़ें सुबह के वक्त अगर ट्रेन हो जाएंगी फॉर पॉजिटिविटी, तो पूरा दिन आई गारंटी आपको कोई स्ट्रेस, कोई क्रिटिसिज्म, कोई चीज़ हिट नहीं करेगी। एंड यू विल बी स्पेंडिंग योर होल डे विद अ स्माइल ऑन योर फेस। आई गारंटी कि अगर आप रोज़ाना उठ के 15 मिनट का ये मेडिटेशन कर लें, आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देखेंगे, अपने अंदर भी और अपनी इर्द गिर्द की दुनिया में भी। बट उसमें आपने अपने आप को पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स देनी है। उसमें आपने अपना पूरा दिन जो है वो प्लान करना है, किस तरह से अपने साथ गुजारना है, किस तरह से दूसरों के साथ गुजारना है। Things will be start changing. इंशाल्लाह। डॉक्टर ताहिरा रुबाब, एक और चीज़ बताएं कि जो मेडिटेशन है इसका साइंटिफिकली क्या फार्मूला होता है, और इस तरह ये किस किस हमारे ऑर्गन को बेहतर फील करवाता है? अच्छा, सबसे पहले जो है जैसे हमने कहा कि हमारे ब्रेन में जो हमारा हिपोकैम्पस होता है वो बेसिकली हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को जो है वो या हमारे इमोशंस को जो है वो ट्रिगर कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जी आप जब डीप रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड के उस एक्टिव स्टेट को रिलैक्स करते हैं। सबसे पहले उसको शट डाउन करते हैं जहाँ पे बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स और थिंग्स हो रही। डीप रिलैक्सेशन या मेडिटेशन में सबसे पहले आपका ब्रेन स्लो डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे कोई एक्टिव चीज़ नहीं है। अब आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं जिसको वो सुन रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अमल कर रहा है, और वो भी हम सारी पॉजिटिव दे रहे हो। ऑब्वियसली जब हम आंखें बंद करके बैठेंगे तो हम अपने बारे में कुछ अच्छा गुमान कुछ अच्छा, एग्जैक्टली। और फिर ऑटो जब आप डीप ब्रेथ कर रहे हैं, बॉडी को स्लो डाउन कर रहे हैं, तो बॉडी खुद ब खुद कामिंग सिचुएशन में जो है उसको जा रही है और ग्राउंडेड फील कर रही है। एंड अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेस जो है वो नीचे जाता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता जा रहा है, आप अपने पूरे दिन को प्लान कर रहे हो और आपकी इमोशनल मैनेजमेंट होती जा रही है। सो ये आपको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हेल्प करता है जब आप अपना दिन जो है ऐसे स्टार्ट करते हैं। येस, वो लोग जिनको नींद का इशू है उनको भी डीप रिलैक्सेशन अपने सोने से पहले कर लेनी चाहिए, उनकी नींद बहुत अच्छी हो सकती है। और डीप रिलैक्सेशन जैसे मैंने पहले बताया, हेड टू टो आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना और इंस्ट्रक्ट करना होता है कि अच्छा अब माथा रिलैक्स हो रहा है, आंखें रिलैक्स हो रही हैं, चीक्स रिलैक्स हो रहे हैं, नेक रिलैक्स हो रही है। एक एक बॉडी पार्ट को आप रिलैक्स करते हैं। और जब आप इसको रिलैक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप कमांड कर रहे हैं ना, हमने चीज़ यहाँ से शुरू की थी, अगर आपको याद हो कि एक थॉट आता है, थॉट से एक फीलिंग ओरिजिनेट होती है और फिर हमारा एक बिहेवियर बनता है। सो जब हम थॉट दे रहे हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं और उसके साथ हमारी फीलिंग कामनेस की आती जा रही है, तो हमारा बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंगली बॉडी बिहेव करना शुरू कर देगी। सो दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म इज इन द ब्रेन एंड बॉडी। एक्चुअली इस तरह से ये लीड कर रहा होता है। मेडिटेशन, मेंटल क्लैरिटी, ब्रेन को स्लो डाउन करना और डिफरेंट ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव करना, ये बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी टिप्स आपने दी हैं। लेकिन कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जितना स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं ना, स्पेशली हमारी औरतें जो रह रही हैं, उन्होंने इतना स्ट्रेस ले लिया है कि उनकी बॉडी में बहुत मेजर बीमारियां पैदा हो गई हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये जितनी भी मेडिटेशंस हैं, पहले तो बीमारियां पैदा कौन सी होती हैं, और जितनी भी मेडिटेशंस है क्या वो उन बीमारियों में उनको हेल्प आउट कर सकती हैं? स्ट्रेस इज़ द मदर ऑफ एवरी, आप एलिमेंट कह सकते हैं, डिजीज़ कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर भी करती है और ये क्रिएट भी करती है। अब जो आम तौर पे औरतों को आजकल आपको इश्यूज जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले तो उनकी ओबेसिटी के ऊपर आप देखें कि उनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, स्किन इफेक्ट होना शुरू हुई है, बीवियों के हार्मोन्स जो हैं वो, जैसे पीसीओएस की हम बात कर रहे हैं, पीसीओएस जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाती है, औरतें कंसीव नहीं कर पाती अगर वो स्ट्रेस में रहें। तो जो हार्मोन है वो एक्टिव तब होता है बॉडी में, फर्टिलिटी वाली चीज़ें भी और सेक्स हार्मोन्स भी तब एक्टिव होते हैं जब आपका स्ट्रेस नीचे जाता है बेसिकली। सो फर्टिलिटी के इश्यूज जो हैं वो औरतों को बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। मूड में चेंजेस बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जो है वो औरतें जाना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, आप देखेंगे बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमें औरतों में मर्दों की निस्बत
ज़्यादा नज़र आते हैं और उसकी रीजंस जो हैं वो ऑफ कोर्स उनकी ये इमोशनल जो वेलबींग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो उसकी जो है वो मेजर रीज़न जो है वो है। देन आप ये देखिए कि डायबिटीज़ जो है औरतों में ख़ास तौर पे वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा रहती है और औरतों का चैलेंज है कि उनमें डायबिटीज़ उतनी कंट्रोल नहीं होती जितनी आदमियों में कंट्रोल हो जाती है नॉर्मली। सो बेसिकली जो है ये हमें देखने की ज़रूरत है कि औरतें एक तो ये क्रिएट कर रहा है, दूसरा ये अगर ऑलरेडी आपके अंदर कोई बॉडी में चीज़ें चल रही हैं, जैसे इवन आपको अगर किसी को कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है और उसका स्ट्रेस लेवल नीचे ही नहीं हो रहा तो उसकी वो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो भी बैलेंस नहीं हो पाएगी, मैनेज नहीं हो पाएगी। सो स्ट्रेस का ताल्लुक आपकी हर एक चीज़ के साथ है, इवन आपकी दिमाग की क्लैरिटी के साथ है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और क्लैरिटी आपको लगता है आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं हो पाते, आप अपने रूटीन में नहीं हो, आप खा पी नहीं रहे, एग्जैक्टली आप ना माइंडफुल ईटिंग है ना माइंडफुल वर्किंग है, कुछ भी नहीं है। माइंडफुलनेस वाली तो कोई चीज़ हमें सिखाई नहीं गई ना, हमें नॉर्मल भी नहीं है, हम खा पी ही नहीं रहे क्योंकि औरतें जो हैं वो दे आर नॉट वेरी थॉटफुल अबाउट देयर ईटिंग हैबिट्स। वो बिल्कुल भी एक अच्छी जो है वो ईटिंग की तरफ नहीं जाती हैं, उनको जो मिलता है वो खा लेती हैं, गुजारा कर लेती हैं। सो विच इज़ ऑफ कोर्स जब वो स्ट्रेस में होती हैं तो बिल्कुल नहीं खाती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि आपने बताया कि माइंडफुलनेस तो हमें सिखाई ही नहीं जाती, माइंडफुलनेस के साथ साथ ना हम बहुत सारी जगहों पे हमें बाउंड्रीज भी नहीं सिखाई जाती। ट्रू तो हमारी लाइफ में स्पेशली औरतों की लाइफ में बाउंड्रीज का क्या रोल है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आप जब बाउंड्रीज सीख जाते हैं ना तो फिर आपका सेल्फ उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आपने अपने लिए बाउंड्रीज़ बनानी होती है। कौन कौन सी बाउंड्रीज़ हैं जो मैं अपने लिए ही फॉलो नहीं करती या अपने आप के लिए ही नहीं उनको सेट कर पाती बेसिकली, जिसमें मेरी अपनी सेल्फ केयर है, बेशक वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, मेरी बॉडी की हो, मेरी नींद की हो, मेरे खाने पीने की हो। तो हम कभी भी अपने लिए बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर पाती। हम जब रिश्ते निभाने के ऊपर आती हैं तो हम बियॉन्ड जो है वो अपनी जो हमारी इस्तात होती है उससे भी आगे चली जाती हैं, जबकि हर जगह पे बाउंड्री का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा जो बाउंड्री 3-4 तरह की बाउंड्रीज जो हैं वो हमें सेट करना पड़ती हैं और उन बाउंड्रीज़ में फिर वो लोग भी आते हैं बेसिकली, जिसमें आपका सबसे पहले तो आपका अपना जो सेल्फ होता है वो होता है और आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने सेल्फ केयर में अपनी खाना पीना, नींद, अपनी स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का और इमोशनल हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहे हैं। ये पहली बाउंड्री जो आप अपने लिए सेट करते हैं। लेकिन हम तोड़ देते हैं, सेट करते हैं। यस, हाँ बहुत, क्योंकि देखें जब हम सेल्फ मैनेजमेंट की भी बात करते हैं ना इकरा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और फिर अगर मेरी प्रायोरिटी में कभी हूँ ही नहीं हूँ तो मैं दूसरों से क्या कैसे एग्जैक्टली मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, और दूसरे मुझे बनाएंगे क्यों अपनी प्रायोरिटी? बिकॉज मैं तो एक, आप देखें ना बहुत सारी औरतें जो ओवरडू करती हैं लोगों के लिए चीज़ें। आपने कभी उन औरतों की हालत देखी जो रिश्तों में हर ख़ास तौर पर रिश्तों में ही औरतें बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जाती हैं और उसी पे ही कोई वो उनकी लिमिट नहीं होती बेसिकली। ना पैसों के मामले में, अगर आपने उसको कम में रखा हुआ तो कम में खुश हो जाएंगी, अगर आपने उनको जो है वो सूट और वो उन्हीं सिर्फ पैसे में रखा हुआ उसी में ही खुश रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें जो वो नहीं पूछेंगी। अगर आपने घर के कामों में इन्वॉल्व रखा हुआ और आप उसकी तरफ एक तवज्जो जो है वो दे देते हैं, उसी में रहेंगी। औरतों ने जो है ये बाउंड्रीज जो है उनको सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। और उसको बेहतर करना ज़रूरी इसलिए कि आपने बाकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। सो यू नीड टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। और उसके बाद जो है एक जो सेंट्रल आपकी बाउंड्री है उसमें सिर्फ आप हैं। उसके बाद अगला एक दायरा कार जो बनता है उसमें आप अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, बच्चों को और माँ बाप को रखते हैं। बट लेट मी टेल यू कि हम हर चीज़ जो है वो इंट्रोजेक्ट करते हैं। हमें जो भी बातें बुरी लगती हैं वो हम उनको अंदर अपने रखते हैं और पाइल अप करना शुरू कर देते हैं। और हम समझते हैं कि ओहो मेरी ज़ुबान जितनी बंद रहेगी मैं उतनी ही अच्छी इंसान जो है वो बन के रहूँगी। वी रियली नीड टू लेट इट आउट। हमें वो बात जो बुरी लग रही है, चाहे वो हमारे बहन भाई हैं, अम्मा अब्बा हैं, उनके साथ हम बदतमीज़ी खुदा ना खास्ता नहीं करना चाहते, लेकिन उनको बताना ज़रूरी है कि आपकी ये बात मुझे हर्ट कर रही है। इसी तरह से हमें, और बहुत सारी जगहों पे शटअप कॉल देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी जगहों पे वर्क प्लेस के ऊपर जब आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपके अपने रिलेशनशिप में जब आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो यू रियली नीड टू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। आपको पता होगा कि आपने स्टैंड करना तो आप करेंगे, क्योंकि आपको तो कुर्बानी का बकरा बनाना सिखाया गया हुआ। तो ये समझना कि यही सब चीज़ें हमें बीमार करेंगी, यही सारी चीज़ें हमारी इमोशनल हेल्थ को ख़राब कर देंगी। सो यू रियली नीड टू, तुम पे जो चीज़ बुरी लग रही है तुम्हें, प्लीज़ टेल,
इसको आप जो है टॉक अबाउट इट, लेट इट आउट कि जी मेरे लिए मुझे ये बुरा लग रहा है, लेकिन उसका कहने का तरीका होता है। कहना ये होता है कि हम अक्सर औरतें जो है ना कहती भी हैं, बहुत सारी औरतें जब तो वो कहती हैं लड़ाई के शाउट करके चक्कर एग्जैक्टली, अगले को अब वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही, एग्जैक्टली पॉइंट वहीं का वही है, वो नहीं बात हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें जो हो जाती हैं। सो तरीका होता है। औरतों के पास जज्बात हैं, औरतों के पास एक ई प्राइम लैंग्वेज होती है। ई प्राइम लैंग्वेज का मतलब ये कि इमोशनल लैंग्वेज है। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप दूसरों के सामने मुझे एक्नॉलेज करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे इस बात पे इंसल्ट किया जाता है। मैं बहुत हर्ट फील करती हूँ जब मेरे बार बार कहने पे भी मेरी बात को सुना नहीं जाता। मुझे बहुत हर्ट होता है जब मैं आपको कहूँ कि मैंने फ़लानी जगह जाना है तो मेरा वो काम नहीं हो पाता। सो ई प्राइम ऑफ योर इमोशंस, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, जब आप ई प्राइम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाते हैं और आपका इमोशनल बैलेंस क्रिएट होना शुरू होता है। सो औरतों के पास इमोशंस हैं, दे नीड टू लर्न द ई प्राइम लैंग्वेज, ताकि उनको ये समझ आ सके कि उन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कैसे करने। एक्सप्रेस करेंगी तो जो अंदर पल रहा है, जो रिजेंटमेंट्स अंदर पल रही हैं, जो अल्टीमेटली आपको इफ़ेक्ट करेंगी, वो नहीं हो पाएंगी। आपने कहा कि जो अंदर पल रहा है, अगर ये हम बाहर नहीं निकालेंगे तो बम्बार्डमेंट हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ। तो बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, वो अंदर ही अंदर वो कुछ एक मतलब एक सिंगल हैपनिंग है ना, उसको कहेंगे चलो यार लेट इट गो, इट्स हाँ। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही हो ठीक गया है। होगा, कर लिया दूसरी होगा। दफा होगा यार चलो कोई बात नहीं, मार्जिन दे देते हैं। हम मोहब्बत में हैं, हम प्यार करते हैं, हमारा ये रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको डांट के क्या करेंगे, ये हमारा बच्चा है, कोई बात नहीं, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा जो भी लव्ड वन हो सकता है। फिर तीसरी दफ़ा सेम हैपनिंग होती है, क्योंकि उधर से आदत बनती जा रही होती है और इधर से आप कह नहीं पा रहे होते, ठीक है। और ये जो अंदर ही अंदर जज्बात हमारे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और वो हम बाहर नहीं निकाल पा रहे, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे इकरा? पता नहीं। अच्छे बनने के चक्करों में, अच्छे बनने के चक्करों में हम अगले बंदे को सिखा रहे हैं कि मैं देखो तुम्हारे बुरी बातें भी ऐसे बर्दाश्त कर रही हूँ। अब हमें वो नहीं सिखाया गया कि अच्छा इस तरह नहीं बना जाता, अच्छा जुल्म सह के नहीं बना जाता, गलत बात बर्दाश्त करके नहीं बना जाता, अच्छा चीज़ों को मैनेज करके बना जाता है, अच्छा अपने आप में चेंजेस ला के बना जाता है, अच्छा लोगों को उनके बिहेवियर्स जहाँ पे आप हर्ट हो रहे हो, बजाय उसके कि आप अपने ऊपर लेती रहें, अल्टीमेटली आप कड़वी हो जाती हैं। मैं देखती हूँ ना क्लिनिक के ऊपर 33 साल के लोग आते हैं जिनकी शादियों को 33 साल हो चुके हैं, 35 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे। क्यों? अंदर पक गया है ना, अब ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो वो पकने से बच जाता है जब आप किसी को बताते हैं, एक ही दफ़ा में बता दें। सबसे पहले तो खुद समझ लेना कि आपकी बाउंड्री क्या है भाई। आपने पहली बात पे रोकना है या आपने 10वीं बात पे रोकना है जाके किसी को। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मेरी रेड लाइन क्या है, मैंने कहाँ रोकनी है चीज़ें। जब आप वो समझ पाएंगे तो आप किसी को कुछ कह पाएंगे। समटाइम्स हम कुछ नहीं भी कहने वाली बातें होती वो भी हम कह देते हैं, उनको लेट गो करना होता है, और जो कहने वाली बातें होती हैं वो हम नहीं कह पाते। सो प्लीज़ रियली पहले आप फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें और फिर समझाने की कोशिश करें, और सबसे पहले अपने बारे में समझने की कोशिश करें कि वो क्या है जो मेरी रेड लाइन है। फिर अगर उसको कोई भी क्रॉस करता है, प्लीज़ लड़े नहीं, अंदर भी ना रखें, लड़े भी ना, बात कीजिए और उसको स्पिल कर दीजिए, उसको स्पिट आउट कर दें कि ये बात जो है जी इस तरह से मुझे ये, जैसे ई प्राइम वाली, ये इस तरह से। जब आप वहाँ पे बाउंड्री लगा देंगे ना तो फिर अगला बंदा रुक जाएगा। अदरवाइज देखें, आपने कहा नहीं तो मेरा तो हक बनता है ना आपके साथ जो मर्जी करूं। वेरी ट्रू। मुझे क्या पता हो कि आपको बुरा लग रहा है, आपने मुझे बताया? मुझे क्या पता आप अंदर से सड़ पक रही क्योंकि आप तो मुझे स्माइल के साथ मिल रही हैं। मुझे तो नहीं पता, मैं कोई खुदा तो नहीं हूँ कि अंदर घुस के पता कर लूँ क्या हो रहा है। तो आपने मुझे बताया नहीं, आपने कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं दिया, आपने कोई लफ्ज़ों में भी नहीं मुझे बताया, आप तो इसको बर्दाश्त कर गई हैं, तो फिर आप बर्दाश्त कर लें और भी। So this is what we are doing with ourselves. We really need to tell people कि this is my red line. यहाँ से आगे नहीं। फिर लोग समझेंगे और फिर we teach people how to treat us. हम लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाए। Either we want to be a doormat or we want to be a queen. ये हमारा फैसला है।
और जब हम अपनी नज़रों में ही एक डोरमैट की तरह काम करने के बाद सोचते हैं कि जी बर्दाश्त कर लें, क्योंकि हमें सिखा, आप अभी मैं और आप बैठे हुए बातें कर रहे हैं ना इस पॉडकास्ट के ऊपर, आप देखिएगा लोगों के कैसे कमेंट्स होंगे कि औरतों को हम क्या बातें सिखा रहे हैं। पीपल विल नॉट अप्रिशिएट दिस कि अच्छा आप उनको उनकी सेल्फ मैनेजमेंट सिखा रही हैं, वो सिखाएंगे कि आप वो कुर्बानी करना चाहती हैं, आप उनको कुर्बानी करने से रोक रही हैं। ये क्रिटिसिज्म होंगे आपके। हम कुर्बानियां करवा के बीमार भी तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप देखें, लोग अपने घरों में झांकें, सीरियसली आप अपने माँ बाप के ताल्लुक को देखें कि इस वक्त आपके माँ बाप का ताल्लुक किस तरह का एक दूसरे के साथ है, जब उनको एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप देखिए कि आपकी अम्मा और अब्बा एक दूसरे को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। वो इसलिए ट्रीट नहीं कर रहे कि उनको कोई नफरत है एक दूसरे से, नो, वो इसलिए ट्रीट कर रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि टोल्ड थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप करते रहे मगर खातून आगे से चुप करके बर्दाश्त करती रहीं। अब वो एक कड़वी बन गई हुई हैं खातून और चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अब्बा ने स्टैंड नहीं लिया उनके लिए जहाँ पे वो हर्ट हुई हैं, तो आपने एक ऐसी कड़वी औरत जो है वो बना दी, जो अपने बुढ़ापे में स्वीटनेस की बजाय अब कड़वाहट उगलती है, बात करती है। सो उसको ख़त्म करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि यू नीड टू टेल, यू नीड टू शेयर। बट प्लीज़, औरतें जब स्पिल आउट करती हैं, स्पिट आउट करती हैं, जब शेयर करती हैं, लेट आउट करती हैं, तो तब वो बहुत बुरी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सहा बहुत ज़्यादा होता है। सो उसको आप प्लीज़ पहले से ही थोड़ा सा कहना शुरू कर दें, ताकि अंदर पूरे का पूरा वो एक लावा जो है वो ना बन सके। कहना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी 5 से 6 ऐसी नीड्स हैं जो आप सबको बताना चाहें कि इन 6 नीड्स का अगर ख्याल रख लिया जाए औरत की लाइफ में, तो वो कभी भी इस लेवल तक आती नहीं है। बेसिकली इकरा, हर इंसान की जो है ना नीड्स, जो आदमी या औरत हो, उसकी क्वांटिटी या जो आप यूँ समझें कि इंटेंसिटी उस चीज़ की कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन होती वो 6 नीड्स के अराउंड ही हमारी सबकी जो है वो लाइफ गुजर रही होती है। एक तो हमें यकीन चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हम सर्टन हैं, स्टेबिलिटी, यस, कि ये चीज़ें जो चल रही हैं वो चलनी चाहिए। वो रिलेशनशिप्स में हमें चाहिए, वो फाइनेंसिस में हमें चाहिए, वो हमें हमारे घर बाहर के माहौल में जो है वो चाहिए, मुल्की लेवल के ऊपर चाहिए। सर्टेनिटी जो है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस, कि मैं अहम हूँ किसी दूसरे इंसान के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंसान को चाहिए होती, आइदर मेल और फीमेल। जिस इंसान को आप अहम नहीं, अहमियत की उसकी माइनस कर देंगे, उसकी एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाती है। सो अहम होना यानी सिग्निफिकेंट होना जो है वो हर इंसान के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैरायटी, हम हर तरह की आप देखें रिलेशनशिप्स जो है वो ख़त्म क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें स्टेगनेंट जो है वैरायटिप्स हो जाते हैं, वैरायटी नहीं होती। वैरायटी इन एवरीथिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और औरतों के लिए तो खैर वैरायटी जो है वो ख़ास तौर पर बड़ी ज़रूरी जो है वो है, टू एक्टिवेट देयर मूड, टू मेक देम हैप्पी। जैसे डिफरेंट सूट्स हमारे बहुत सारे होने चाहिए, हमारे जूते बहुत सारे, वैरायटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास हैपनिंग वाली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और हमें डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वैरायटी से आप हमें बताएं कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। छोटी-छोटी, एग्जैक्टली, वो हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बड़ी चीज़, बहुत छोटी-छोटी, एक स्माइल, एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत छोटी-छोटी चीज़। लव एंड कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हर इंसान की जो है वो ज़रूरत होता है। और मोहब्बत जो है, मैं ये समझती हूँ कि ये वो वाहिद जज्बा जो इंसान साथ लेके पैदा होता है। इंसान की पैदाइश जो है जिस फर्स्ट फीलिंग के साथ होती है वो लव है बेसिकली। तो हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है। कनेक्शन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते, आइदर मेल और फीमेल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ, यस, औरतों से मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगी कि अभी हमने जो एक ग्रोथ वाली नीड की बात की है, औरतें जो होती हैं वो अपने आदमियों की ज़िंदगी को बना भी सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। बना कैसे सकती हैं कि जब आप रहेंगी ना कि हाँ आपका मियाँ जो है वो जो भी कमा रहे हैं, आप उसमें गुजारा करना बहुत अच्छी बात है और आप करती रहें, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आप उसको मोटिवेशन देंगी ना, तो उस मोटिवेशन से ग्रो करेगा। अगर आप उसको कहेंगी कि आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, या आपको अच्छा लगता है कि वो आपको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करे, तो आपका मोटिवेशन उसके लिए आपकी ग्रोथ का बायस बन सकता है। मगर वो औरतें जो कि बस बैठी रहती हैं जिस चीज़ के ऊपर भी, आप देखिएगा कि उनके आदमी भी बैठे रहते हैं, उनको कोई, क्योंकि औरत डिमांड ही नहीं कर रही ना। औरत डिमांड करेगी तो चीज़ें जो हैं वो आगे हो जाएंगी, बट नॉट इन अ टॉन्टिंग वे। टॉन्ट नहीं, तुमने मुझे दिया क्या है, सारी ज़िंदगी मैंने ये कर लिया। प्लीज़, वो सारी ये ताने देने से बहुत बेहतर है कि आप अपने लिए कुछ और
चूज़ करें। कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में ये बात करें कि वाओ इसने ये किया है, वाओ इसने वो किया है। सो हम सब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट जो कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है ये बड़े कम लोगों के अंदर आता है। मतलब वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो आ सके, उससे पहले पहले ही हमारी ज़िंदगी जो है तमाम होना शुरू हो जाती है बेसिकली। सो ये 6 जो नीड्स हम सब की नीड्स होती हैं, और अगर हम इनको केटर कर लें अपने ताल्लुकात में, अपनी ज़िंदगी में, अपने साथ भी अपनी 6 नीड्स को अगर हम पूरा कर लें और दूसरों के साथ भी, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत वंडरफुल पॉडकास्ट था आपके साथ, और इंशाल्लाह हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही नई अवेयरनेस लेकर आएंगे अपने देखने वालों के लिए, ताकि हम उनका मेंटल पीस, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी कर सके अपने इस मीडियम के थ्रू इंशाल्लाह। मैं इकरा को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए और मुझे ये हमेशा गिला रहा कि जो होस्ट होते हैं वो अच्छे सवाल नहीं पूछते। लेकिन इकरा, यू डन वंडरफुल जॉब। यस, अरे थैंक आई यू सो रियली मच। लव इट कि मुझे मज़ा आया आपके साथ बैठ थैंक के। यू, थैंक यू। मैं बाकियों को ये बुरा नहीं कह रही कि वो बुरे होते हैं, मगर वो बहुत जो है ना सतही चीज़ों के ऊपर जो है वो रहते हैं। अक्सर मैंने जो देखे हैं, और यूजली पॉडकास्ट में भी लोग जो है वो अपने होस्ट को बोलने की जो है ना वो ज़्यादा शौक होता है कि वो ज़्यादा बोले, उसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है ना एक्चुअली, तो गेस्ट को दे डोंट अलाउ टू स्पीक दैम। बट मुझे अच्छा लगा आपके साथ। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।